हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अंजलि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर जो बहुत इजी भी है, दैट इज साउंड। तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ फैक्ट्स को जानते हैं। आप सभी ने ऋतिक रोशन की कोई मिल गया मूवी देखी है? उस मूवी में एग्जैक्टली पता है क्या दिखाया है? हमने जो साउंड वेव है उसको दूसरे प्लैनेट पे ट्रांसमिट किया है। इट इज पॉसिबल? नॉट, इट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि होता क्या है, जो साउंड है, साउंड को मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। अगर मटेरियल मीडियम नहीं होगा तो साउंड ट्रांसमिट नहीं हो सकती। अर्थ में क्या है? एटमॉस्फेयर है, तो साउंड को क्या मिला? एक मटेरियल मीडियम मिला। अगर हम अर्थ से बाहर जाते हैं तो ऑफ कोर्स वी नो, क्योंकि वहां पे क्या हो गया, एक तरीके से वैक्यूम, क्योंकि कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो वहां पे साउंड ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं है। अगर हम कंपेयर करें लाइट वेव से, तो लाइट वेव क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इनको क्या कोई मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, इसीलिए तो सन से अर्थ तक लाइट बहुत इजीली ट्रैवल कर लेती है, क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है। बट अगेन, लाइट तो कैन ट्रैवल इन द वैक्यूम ऑल्सो, बट साउंड कैन नॉट। तो दैट इज द बेसिक रीजन कि हम साउंड को दूसरे प्लैनेट पे ट्रांसमिट नहीं कर सकते। अब एक छोटा सा फन फैक्ट देखते हैं। आपको पता है कार हॉर्न से भी ज्यादा आवाज किसकी होती है? लाउडर आवाज एक बच्चे के रोने की। कार हॉर्न हमें ज्यादा इरिटेट करता है, बट बच्चे का रोना की जो लाउडनेस होती है वो उससे भी ज्यादा होती है। इन द सेम वे, आपने ये तो सुना ही होगा कि जो डॉग्स की हियरिंग कैपेसिटी होती है वो ह्यूमन से बहुत ज्यादा होती है। आपको पता है डॉग्स बहुत सारी फ्रिक्वेंसीज को सुन सकते हैं जो ह्यूमंस नहीं सुन सकते। इन द सेम वे, कभी नोटिस किया होगा कि आप हॉरर मूवी देखते हो तो हॉरर मूवी के साउंड से ही आपको डर लगने लगता है। पता है क्यों? क्योंकि वहां पे एक इंफ्रारेड साउंड का यूज किया जाता है। इंफ्रारेड साउंड से एक लिटिल कम रेंज का जो साउंड होता है जो ह्यूमन कैन लिसन, उसका यूज करते हैं, जिससे शिवरिंग होती है। इन द सेम वे, साउंड के और इफेक्ट्स को देखते हैं। आपको पता है अगर काऊ के सामने म्यूजिक चला दिया जाए तो वो ज्यादा दूध देती है। ओके, एंड इन द सेम वे, द वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट जो सिलेबस पार्ट में भी है, जो पानी के अंदर, मतलब वानी के अंदर, वाटर के अंदर जो साउंड का स्पीड है वो 4 टाइम्स फास्ट होता है रेदर देन एयर। तो अगर आप पानी के अंदर जाओगे तो साउंड का स्पीड क्या होगा? 4 टाइम फास्ट हो जाएगा रेदर देन एयर। ओके, तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। अब हम आते हैं अपने सिलेबस पार्ट पे। ओके, तो ऑफकोर्स साउंड इज अ वेव, ठीक है। तो सबसे पहले हमें वेव की बेसिक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यू ऑल नो, है ना। एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं ये बोल रही हूँ कि यहाँ पे मैक्सिमम आई हैव 5 वोल्टेज, तो नाउ यू कैन से कि जो इसका मैक्सिमम वोल्टेज है वो कितना है? 5 वोल्टेज है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लार्जेस्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। इन द सेम वे, व्हाट इज वेवलेंथ? देखो, वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं, और वेवलेंथ एग्जैक्टली क्या होती है? एक कंप्लीट वेव की लेंथ, एक कंप्लीट वेव की लेंथ। तो जो एक कंप्लीट वेव की लेंथ है, इसी को हम क्या बोलते हैं? लैम्डा बोलते हैं। एंड अगर पाई में डिस्कस किया जाए तो एक कंप्लीट वेव की लेंथ क्या होती है? 2 पाई होती है, ठीक है। दिस इज 2 पाई, और यू कैन से लैम्डा की फॉर्म में, ठीक है, लैम्डा। तो नाउ यू कैन सी 2 पाई इक्वल टू लैम्डा। इन द सेम वे, टाइम पीरियड को देखें, जो कैपिटल टी है, कैपिटल टी क्या होता है? एक कंप्लीट साइकिल के अंदर जो टाइम पीरियड लगता है किसी वेव को, उसी को हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं। कंप्लीट वेव के लिए जो टाइम होता है दैट इज कैपिटल टी। अगर मैंने आपको बोला कि मुझे 5 सेकंड में वेव की पोजीशन को देखना है, तो दैट इज स्मॉल टी। अगर मैं एक पर्टिकुलर टाइम की बात करूंगी तो दैट इज स्मॉल टी। बट अगर कैपिटल टी है तो दैट इज द पीरियड, और वो पीरियड कैसे? कंप्लीट साइकिल के लिए, जो 2 पाई साइकिल है या लैम्डा डिस्टेंस है, उसको कवर करने में जितना टाइम लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं? पीरियड। द नेक्स्ट इज डबल पीरियोडिसिटी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो, पीरियोडिसिटी तो यू नो वेरी वेल, भाई डिस्टेंस के साथ जो पोजीशन है वो रिपीट होती है एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, तो डिस्टेंस के टाइम के साथ साथ आपकी जो पोजीशन है वो रिपीट होती है। बट डबल पीरियोडिसिटी का मतलब क्या है? तो उसके लिए आप इसको इस ग्राफ के साथ समझना पड़ेगा। अगर आप इस ग्राफ को देखोगे तो अगर मैं डिस्टेंस का और टाइम का ग्राफ बनाती हूँ, ठीक है, या फिर डिस्प्लेसमेंट के साथ मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ, तो एज यू कैन सी कि इट विल बी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, equal distance in equal time interval and equal displacement in equal time interval. Okay, तो that is the double periodicity. What I mean to say कि जो कोई वेव फॉर्म होती है वो खुद को रिपीट करती है इक्वल डिस्टेंस पे भी
ओके जो स्पेस में भी पीरियोडिक है और इक्वल टाइम के साथ भी रिपीट होती है, तो दैट इज द डबल पीरियोडिसिटी। ओके, तो एज यू कैन से डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस ऑल्सो एंड डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ऑल्सो। जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस के साथ भी रिपीट होता है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के साथ भी रिपीट होता है, दैट इज द मीनिंग ऑफ डबल पीरियोडिसिटी। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ वाइब्रेशन एंड द फॉर्मूला इज 1 अपॉन टाइम पीरियड। ओके, तो नाउ यू कैन सी द कंप्लीट लेंथ ऑफ वेव इज वेवलेंथ। ओके, ये तो हो गई लैम्डा। अब यहां पे लैम्डा को हम कंपेयर करने वाले हैं फ्रीक्वेंसी से। तो दिस इज द 1 फ्रीक्वेंसी, दिस इज द 2 फ्रीक्वेंसी, दिस इज द 3 फ्रीक्वेंसी। तो जो कंप्लीट नंबर ऑफ वेव है, कंप्लीट नंबर ऑफ ऑसिलेशंस है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, अब देखो अगर मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रही हूं तो जो वेव की लेंथ है वो कम होती जा रही है। व्हाट आई मीन टू से, मान लीजिए पहले इस लेंथ पे 5 मीटर की कोई लेंथ थी, मैंने यहाँ पे वेव लेंथ ड्रॉ कर दी, बट अब इसी 5 मीटर पे मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया, तो नाउ यू कैन से कि पहले यहाँ पे केवल एक फ्रीक्वेंसी थी और अभी यहाँ पे कितनी है? 3 फ्रीक्वेंसीज हैं। तो नाउ यू कैन से बट एक कंप्लीट वेवलेंथ क्या हो रही है? कम हो रही है। एक कंप्लीट वेव की लेंथ क्या हो गई? रिड्यूस हो गई। तो एज यू कैन से यहाँ पे केवल इसका साइज छोटा हो गया, जो पहले 5 मीटर था वो आई थिंक से कुछ 1.5 या 1.75 रह गया। तो दैट मीन्स अगर आप वेवलेंथ इंक्रीज कर रहे हो तो फ्रीक्वेंसी रिड्यूस होगी, और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हो तो वेवलेंथ क्या होती है? रिड्यूस होती है। अब हम आते हैं इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के ऊपर, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी एंड द फॉर्मूला इज v इक्वल टू एन लैम्डा। ये फॉर्मूला आया कैसे? वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे डिस्टेंस क्या लेके चल रहे हैं? वेवलेंथ लेके चल रहे हैं, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हुआ? वेवलेंथ अपॉन पीरियड। टाइम के लिए यहाँ पे पीरियड लिख लिया। ओके, तो v को आई कैन राइट लैम्डा अपॉन टी, बट आई नो वेरी वेल 1 अपॉन टी इज इक्वल टू एन, है ना, दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो आई कैन राइट v इक्वल टू एन लैम्डा और आई कैन राइट v इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी। तो दैट इज द बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। ओके, अब हम आते हैं वेव टाइप्स ऑफ वेव से। तो दैट इज द फर्स्ट इज ट्रांसवर्स वेव एंड द सेकंड इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये वाला जो पार्ट है हमने डेप्थ के अंदर वेव्स वाले चैप्टर में भी डिस्कस किया था, बट ये केवल इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो इसको यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो देखो होता क्या है कि कोई वेव जिसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के, जो पार्टिकल्स होते हैं वो मीडियम के, वो क्या है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं। व्हाट आई मीन टू से कि मान लीजिए जो वेव है वो ये एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, वेव है वो एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, बट जो पार्टिकल्स हैं वो इस तरीके से ये जो एक्स के परपेंडिकुलर होके ट्रैवल कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। जैसे आप वाटर वेव का एग्जांपल ले सकते हो, वाटर में देखते हो बहुत सारी वेव्स बनती है, तो वो क्या होते हैं? डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन के परपेंडिकुलर है, तो दैट इज तो कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। Okay, in the same way if we discuss about longitudinal wave, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के वो पैरेलल चलते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन के। तो मान लीजिए कोई वेव एक्स डायरेक्शन में ही ट्रैवल कर रही है, तो वो पार्टिकल्स कैसे ट्रैवल करेंगे? बिल्कुल पैरेलल डायरेक्शन में। तो जैसे साउंड वेव का एग्जांपल लेते हैं, तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने कुछ बोला या ये मेरी साउंड निकली, ओके, तो ऐसा होगा कि यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है क्योंकि मेरे वर्ड्स का कुछ फ्रीक्वेंसी आया, तो यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा हो गई, तो इसको हम बोलते हैं कंप्रेशन। ओके, एंड देन आफ्टर दैट क्या होता है? एयर की डेंसिटी है, तो एयर की डेंसिटी तो कम हो गई, और जहां पे डेंसिटी कम है उसको हम बोलेंगे रेयर फ्रैक्शन। वंस अगेन अब होता क्या है, जो ये मेरी फ्रीक्वेंसी है वो आगे की आगे ट्रांसमिट होती जाएगी। तो जैसे अभी ये कंप्रेशन है, ये रेयर फ्रैक्शन है, आफ्टर सम टाइम क्या होगा? इधर रेयर फ्रैक्शन आ जाएगा, इधर कंप्रेशन आ जाएगा, और इस तरीके से जो मेरी साउंड है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसमिट होती जाएगी। बट हो क्या रहा है एग्जैक्टली? यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है उसमें जो पार्टिकल है उसके बिल्कुल पैरेलल में चलते हैं, तो दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो साउंड वेव कौन सी है? साउंड वेव होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। इन द सेम वे अगर हम वाटर वेव्स को देखें या फिर लाइट वेव्स को देखें, तो वो क्या होती है? ट्रांसवर्स वेव होती है। ओके,
अब हम आते हैं और एक और फॉर्मूलाज पे, जिनके बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल आएंगे वो किस पे आएंगे, वेलोसिटी पे। तो वेलोसिटी को वी कैन राइट एन लैम्डा, ओके, ये अभी हमने समझा। द वन फॉर्मूला इज v इक्वल टू अंडर रूट टी बाई एम, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको यहाँ पे ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि t तो क्या है, टेंशन है, ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बट ये जो m दिख रहा है, एग्जैक्टली दिस इज नॉट मास, दिस इज लीनियर मास डेंसिटी, मतलब मास पर यूनिट लेंथ। तो आप इसको हमेशा इसी तरीके से लोगे, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास पर यूनिट लेंथ। और जो ये स्मॉल m है, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ। अब आप इसको किससे भी डिनोट कर सकते हो, अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से मिल जाएगा। कहीं पे रो से डिनोट किया है, डेंसिटी की फॉर्म में डिनोट किया है, कहीं पे आपको कोई और टर्म मिलेगी, बट है क्या ये, मास पर यूनिट लेंथ, ओके। वंस अगेन इसके बाद एक न्यूटन्स का फॉर्मूला आता है वेलोसिटी के लिए। तो v इक्वल टू अंडर रूट ई अपॉन रो। तो रो क्या है, डेंसिटी, एंड व्हाट इज ई, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। आप किसी भी टाइप की इलास्टिसिटी ले सकते हो, लीनियर भी ले सकते हो, बल्क भी ले सकते हो, ओके। तो दैट इज नॉट प्रॉब्लम, बट दैट इज द ओनली थिंग कि ये क्या है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है। यंग मॉड्यूलस भी हो सकता है, कोई भी मॉड्यूलस हो सकता है, ठीक है। तो v इक्वल टू अंडर रूट में ई बाय रो, okay, and in the same way it is directly proportional to pressure also। तो v equal to under root में p upon rho। तो velocity के जितने formulas हैं एक बार डिस्कस करते हैं। the first formula is v equal to n lambda, the second formula is v equal to under root t by m। what is m? m is the linear mass density and t is the tension। अगर आपको टेंशन डायरेक्टली गिवन नहीं है तो you can put the value of t equal to mg। In the same way, v equal to under root e by rho, okay, what is e, modulus of elasticity। in the same way, v equal to under root p by rho, what is p, p is pressure, and what is rho, rho is the density। अब हम आते हैं इसी के साथ एक लैपलेस करेक्शन पे, बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि ऑफ कोर्स अब हमें एमसीक्यूज करने के लिए देखना है। तो देखो लैपलेस ने क्या बोला कि जब भी कंप्रेशन होता है, हम लोग ऑफ कोर्स साउंड वेव के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो साउंड वेव में क्या होता है, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। जब कंप्रेशन होता है तब तो हीट प्रोड्यूस होती है, और जब रेयर फ्रैक्शन होता है तब हीट क्या होती है, लॉस होती है। मतलब यहाँ पे जब कंप्रेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा पार्टिकल्स हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होने लगता है। हीट कैसे प्रोड्यूस होगा, बहुत सारे पार्टिकल हैं एक दूसरे से टकराएंगे, हीट प्रोड्यूस होगी। और रेयर फ्रैक्शन में क्या होता है, पार्टिकल सारे दूर दूर जाते हैं तो हीट लॉस हो जानी चाहिए, बट एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं है। अब ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये जो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन का जो टाइम ड्यूरेशन है ये बहुत कम होता है। मतलब कंप्रेशन फटाक से रेयर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो रहा है और रेयर फ्रैक्शन फटाक से कंप्रेशन में कन्वर्ट हो रहा है। तो वहां पे क्या हुआ कि इनको हीट को चेंज होने के लिए टाइम ही नहीं मिला कि यहां पर हीट प्रोड्यूस हो और यहां पर हीट लॉस हो। तो बेसिकली टोटल हीट क्या रहती है, पूरे प्रोसेस में सेम रहती है। तो लैपलेस के अकॉर्डिंगली ये जो साउंड वेव के अंदर कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन है, दैट इज द एडियाबैटिक प्रोसेस, ओके। ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है, ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। एंड इसी के लिए उसने फॉर्मूला दिया v इक्वल टू अंडर रूट गामा p अपॉन रो, ओके। तो यहाँ पे गामा की फिक्स वैल्यू है जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए हम लोग यूज करते हैं, दैट इज 1.41। तो वी नो वेरी वेल, अभी हमने ये फॉर्मूला पढ़ा ही है वेलोसिटी का, p अपॉन रो। बट उसने क्या किया, उसने बताया कि हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसके थ्रू क्या होगा, जो ये एडियाबैटिक प्रोसेस में प्रॉब्लम आ रही है फॉर्मूले के अंदर, ये नहीं होगी। तो इसने मल्टीप्लाई कर दिया गामा से आगे, ठीक है। एंड द फॉर्मूला बिकम v इक्वल टू अंडर रूट गामा p अपॉन रो। एंड एयर के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होती है, 1.41, जो आपको याद होनी चाहिए। कि अभी हमने जो फॉर्मूलाज किया उसी पे बेसिस हम कुछ रिलेशन फाइंड आउट करेंगे प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के साथ में। तो देखिए जस्ट अभी हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया वेलोसिटी का, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट में गामा p अपॉन रो, ओके। तो p इज प्रेशर, रो इज डेंसिटी। वंस अगेन व्हाट आई एम डूइंग, ये मैंने डेंसिटी की जगह पुटअप किया मास अपॉन वॉल्यूम। तो देखिए ऊपर क्या टर्म हो गई, pv, एंड इस pv को आई कैन राइट nRT, v इज वॉल्यूम एंड pv इक्वल टू nRT। ये हम लोगों ने एग्जैक्टली केटीजी में प्रूव किया था। अब देखो इससे मैंने क्या प्रूव किया कि जो ये वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ वॉल्यूम। In the same way, this velocity also directly proportional to the temperature.
ओके, अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। तो नाउ यू कैन फाइंड कि अगर मैंने टेम्परेचर में कुछ चेंजेस किया, मतलब मैंने टेम्परेचर 2 टाइम्स किया, तो वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इफ यू नो द फॉर्मूला देन यू कैन पुट द वैल्यूज एंड ऑफ कोर्स यू कैन गेट द आंसर। इन द सेम वे अगर मैंने आप लोगों से पूछा बेटा टेम्परेचर पे क्या है, तो देखो दिस फॉर्मूला इज जस्ट लाइक द सेम। मैंने क्या किया, इसको प्रीवियस वन से कंपेयर किया। मान लीजिए जब वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड थी तो वो रूम टेम्परेचर पे था। अब जब मैंने वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड कर दी तो नया टेम्परेचर क्या होगा। तो ऑफ कोर्स यू कैन डू दिस यूजिंग दिस फॉर्मूला, v अपॉन v नॉट इक्वल टू अंडर रूट में t अपॉन t नॉट। ओके, इन द सेम वे वी कैन फाइंड द रिलेशन विद ह्यूमिडिटी ऑल्सो। एंड देखो ये चीज ध्यान रखना कि जो ह्यूमिडिटी है दैट इज डायरेक्टली बेस्ड ऑन द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। ओके, जो ह्यूमिडिटी होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी, और वेलोसिटी और ह्यूमिडिटी में क्या रिलेशन होता है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वंस अगेन आई एम सेइंग, अभी जस्ट मैंने आई थिंक सो अपोजिट बोला था। तो जो ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। ओके, और इससे वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ डेंसिटी एज यू कैन सी। तो देखो v को अगर मैं बोलती हूं कि प्रीवियस जो v नॉट है, ठीक है, जो स्टार्टिंग मेरी वेलोसिटी है उसमें जो डेंसिटी है दैट इज रो नॉट, एंड इसके बाद जो मैं वेलोसिटी कैलकुलेट कर रही हूं, ठीक है, तो मुझे वेलोसिटी मान लो पता है और मुझे डेंसिटी कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूंगी, दोनों को डिवाइड कर दूंगी v बाय v नॉट। तो मुझे क्या मिलेगा, अंडर रूट में r नॉट बाय रो, क्योंकि इट्स अंडर रूट ऑफ डेंसिटी ना, नॉट इक्वल टू, तो यहाँ पे अंडर रूट का साइन जरूर आएगा। तो ये कुछ रिलेशन है प्रेशर पे, टेम्परेचर पे और ह्यूमिडिटी पे बेस। ओके, एंड इसी के बेस न्यूमेरिकल आते हैं। आप कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग ट्राई करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ मैकेनिकल वेव एग्जिस्ट इनसाइड द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। देखो वी नो वेरी वेल जो वाटर वेव होती है वो क्या होती है, ट्रांसवर्स वेव होती है। क्यों, क्योंकि ट्रांसवर्स वेव होने का रीजन क्या होता है कि जो पार्टिकल है वो एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, बट उसके जो पार्टिकल है, मान लीजिए वेव है वो एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, जो वेव्स हैं वो एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, बट पार्टिकल्स हैं वो चलेंगे किस तरीके से, वो चलेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, वो किस तरीके से चलेंगे, परपेंडिकुलर, मतलब उनके वेव्स की डायरेक्शन की और पार्टिकल की डायरेक्शन दोनों की दोनों क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। पार्टिकल जिस तरीके से ट्रैवल करेंगे वेव की डायरेक्शन में, वो जाएगी एक्स डायरेक्शन में, बस किस तरीके से पार्टिकल्स जाएंगे, कुछ इस तरीके से आगे की साइड जाएंगे। तो दैट इज द ट्रांसवर्स वेव। अब देखो सरफेस ऑफ द वाटर पे ही देखेंगे ना, अगर हम वाटर की सरफेस पे, तो वहां पे ही हमें बेसिकली ट्रांसवर्स वेव मिलती है, या लॉन्गिट्यूडनल वेव भी बन सकती है अगर वो बिल्कुल स्मूथ है। अगर वो बिल्कुल स्मूथ है, अगर मान लीजिए पानी कुछ इस तरीके से है, तब तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव हो गया कि डायरेक्शन के पैरेलल चल रहा है। बट अगर उसके अंदर वेव्स बनी है, ठीक है, वाटर के अंदर पानी में पत्थर फेंक के देखा होगा ना, वेव्स बनती है, तो वो किस तरीके से होता है, ट्रांसवर्स वेव के अंदर, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव की तरह। बट अगर हम ये पानी के अंदर जाए, इनसाइड द वाटर जाए, तो वहां पे क्या होता है, वाटर बिल्कुल सटल होता है, वहां पे कोई वेव्स नहीं होती है, तो दैट काइंड ऑफ वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो एक बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, एंड देन बच्चे क्वेश्चन गलत भी करते हैं, एंड वो रट लेते हैं इस चीज को कि जो वाटर वेव है वो तो ट्रांसवर्स वेव ही होती है, एंड इस टाइप के क्वेश्चंस को वो हमेशा गलत करते हैं। तो आई थिंक सो अभी आपको ये चीज समझ आ गई होगी अच्छे से कि इनसाइड वाटर और ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर क्या इफेक्ट होगा। ओके, देखो जो वाटर वेव है नॉर्मली उसके पार्टिकल्स होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं डायरेक्शन के, पार्टिकल्स हैं परपेंडिकुलर हैं डायरेक्शन के, तो दैट वेव इज ट्रांसवर्स वेव। और अगर पैरेलल है तो है लॉन्गिट्यूड, तो है लॉन्गिट्यूडनल वेव। भाई जो पार्टिकल्स हैं अगर वेव के ट्रैवल के डायरेक्शन के पैरेलल है तो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो इनसाइड द वाटर लॉन्गिट्यूडनल वेव, सरफेस ऑफ द वाटर ट्रांसवर्स वेव का लॉन्गिट्यूडनल वेव। ओके, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। And on the surface of the water, transverse wave and longitudinal wave both of. Okay. अब next question पे आते हैं, numerical पे आते हैं। The equation of a progressive wave is y equal to 1.5 sin 328t minus 1.27x, where y and x are in centimeter and t is in second. Calculate the amplitude, frequency, time period and wavelength of the wave comparing with the standard equation of progressive wave. तो देखो progressive wave के बहुत सारे numericals already we did it, but अभी यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसे इक्वेशन से कंपेयर करते हैं और एक बार थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं, क्योंकि जो साउंड वेव होती है वो भी क्या होती है, प्रोग्रेसिव वेव होती है, एंड वेव वी ऑलरेडी डिड इट,
ओके वेव्स में हमने सब कुछ कर रखा है इस टाइप के क्वेश्चंस, बट एक क्वेश्चन लिया है रिवीजन करने के लिए। तो अगर हम y की इक्वेशन देखें तो यहाँ पे हमें इक्वेशन गिवन है, एंड अगर प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन लिखे तो वी नो वेरी वेल y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस के एक्स। ओके, तो नाउ यू कैन कंपेयर एम्पलीट्यूड कितना है 1.5 सेंटीमीटर, ओमेगा कितना है 2 पाई अपॉन टी। ओके, तो यहाँ पे यू कैन पुट इट, यहां से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपॉन टी है और ओमेगा कितना है 328, कितना है 328, क्योंकि फॉर्मूला क्या है ओमेगा टी प्लस के एक्स। ओमेगा की वैल्यू हमें 328 मिल गई। अब ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी से वी कैन कैलकुलेट द ओवरऑल टाइम पीरियड। कैसे? टाइम पीरियड क्या हो जाएगा यहां से 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा क्या है 2 पाई अपॉन टी और टी क्या हुआ 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14, ओमेगा की वैल्यू रखी 328, यहां से हमारे पास टाइम पीरियड आ गया। इन द सेम वे नाउ वी कैन कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑल्सो। फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड, यहाँ पे टी की वैल्यू पुटअप करी तो कितना आया 52.23 हर्ट्ज। ओके, इन द सेम वे अब हमें लास्ट में सॉल्व करना है वेवलेंथ को। ओके, तो देखो वेवलेंथ क्या होती है 2 पाई अपॉन के नॉर्मली हम क्या लेके चलते हैं प्रोपिगेशन कांस्टेंट। प्रोपिगेशन कांस्टेंट क्या होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा को आई कैन राइट 2 पाई अपॉन के। ओके, लैम्डा को क्या लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन के, और के कैसे कैलकुलेट करेंगे तो आई नो वेरी वेल y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस के एक्स, और k यहां से क्लियरली गिवन है कितना है 1.27। ओके, तो यहां पे 2 इंटू पाई की वैल्यू पुटअप करी 3.14 एंड के की वैल्यू पुटअप करी 1.27। तो आप इसको सॉल्व करोगे देन यू कैन गेट योर आंसर। तो ये प्रोग्रेसिव वेव वाला पार्ट है, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो आप वेव चैप्टर में जाओगे आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे वहां से। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर एक बार ये जो आगे वेव फॉर्म वाले 2 वेव फॉर्म वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, अगर ये 3-4 क्वेश्चन समझ आ गए तो वेव का कोई क्वेश्चन आपका अटकेगा नहीं, वो भले ही साउंड वेव हो, भले ही लाइट वेव हो, भले ही किसी भी टाइप की वेव हो, नॉर्मल आपको क्वेश्चन इसी टाइप के मिलने हैं। ओके, तो अ वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग द एक्स एक्सिस एज वी कैन सी, हुज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर अ सर्टेन पॉइंट इज शोन इन फिगर, फाइंड पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। ओके, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे पीरियड और फ्रीक्वेंसी। तो देखो पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, एक जो फुल साइकिल में जितना टाइम पीरियड लगता है, एक फुल साइकिल का जो टाइम है उसी को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। तो अगर हम यहाँ पे वेव को देखें तो ये हो गई मेरी कंप्लीट वेव। ओके, ये हो गई मेरी कंप्लीट वेव। तो जो ये मेरी कंप्लीट वेव हो गई इसको कितना टाइम पीरियड लग रहा है, ठीक है, दैट इज 0.40 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो मैंने टाइम पीरियड तो इजीली कैलकुलेट कर दिया, दैट इज 0.40। इन द सेम वे फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो 1 अपॉन टी का वैल्यू पुटअप किया 0.40, ये ऊपर गया 100/40 5/2 और वी कैन राइट 2.5 हर्ट्ज। तो किसी भी तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस वाज द सिंपलेस्ट एग्जांपल। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, अ सोर्स ऑफ वेव प्रोड्यूसेस 30 क्रेस्ट एंड 30 ट्रफ्स इन 0.3 सेकंड। ओके, तो हमें ये गिवन है कि कोई सोर्स है वेव का जो 30 क्रेस्ट और 30 ट्रफ प्रोड्यूस कर रहा है 0.3 सेकंड पे। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्योंकि आता ही आता है। तो देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है n by lambda n upon t। फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली क्या होती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम। ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं हम फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी समझा है। अब यहाँ पे कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन होंगे, ये देखो 30 क्रस्ट है 30 ट्रफ है, तो 30 क्रस्ट है 30 ट्रफ से, तो दैट मीन्स 30 ऑसिलेशन हो रहे हैं। कितने सेकंड में हो रहे हैं, 0.3 सेकंड में। तो 30/0.3। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या लिखा है, n अपॉन टी। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ ऑसिलेशन। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन इज 30, टी का वैल्यू पुटअप किया 0.3 सेकंड, यहां से ये कैंसिल आउट हुआ, 100 आया ऊपर, तो ये हो गया 300/3, दैट मीन्स 100 हर्ट्ज इज योर आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन पार्टिकल 1 and 2 लोकेटेड एज शोन इन फिगर। आज की क्लास में मैंने सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं, इनको बहुत अच्छे से आपको सॉल्व करना है। तो देखो, क्योंकि क्या है, साउंड चैप्टर बहुत छोटा है, ठीक है, इसके अंदर बहुत ज्यादा फॉर्मूलाज आपको नहीं मिलेंगे कि भर के कोई फॉर्मूला है। तो 3-4 फॉर्मूले हैं, उस पे न्यूमेरिकल्स भी बहुत कम है, बट जो हैं वो आपको करने ही पड़ेंगे उनकी प्रैक्टिस, क्योंकि ऑफ कोर्स एग्जाम में न्यूमेरिकल आपको मिलने ही मिलने हैं। ओके, तो क्वेश्चन इज व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द पार्टिकल 1 and 2 लोकेटेड एज शोन। ओके, तो देखो यहाँ पे एक पार्टिकल ए है, ये रहा, और एक पार्टिकल ये रहा।
अब इनके बीच का फेज डिफरेंस का फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, तो आपको फेज डिफरेंस का फॉर्मूला तो आना चाहिए। क्या होता है फेज डिफरेंस का फॉर्मूला? होता है डेल फाई इक्वल टू 2 बाई लैम्डा डेल एक्स। ये हमने वेव वाले चैप्टर में अच्छे से रटा है, ठीक है। फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डेल फाई इक्वल टू 2 बाई लैम्डा डेल एक्स। अभी तो चलो ये फेज डिफरेंस पूछा हुआ है तो आपने लगा दिया। यहाँ पे अगर जो डिस्टेंस के बारे में पूछा जाए कि उनका जो पाथ डिफरेंस है वो कितना है, तो ये जो डेल एक्स है एग्जैक्टली क्या है? डेल एक्स इज द पाथ डिफरेंस। अब आप क्या कर सकते हो? पाथ डिफरेंस भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा? डेल फाई अपॉन 2 पाई। ओके, ऐसे आप फेज डिफरेंस भी कैलकुलेट करोगे, बट हमें यहां पे क्या है, अभी इस तरीके से आप पाथ डिफरेंस भी कैलकुलेट कर सकते हो, बट हमें क्या कैलकुलेट करना है? फेज डिफरेंस। तो हम क्या करेंगे? फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करेंगे, तो 2 पाई बाई लैम्डा तो एज इट इज रखते हैं। हम यहां से पाथ डिफरेंस को कैलकुलेट करते हैं। किसको कैलकुलेट करते हैं? पाथ डिफरेंस को। अब देखो नॉर्मली पाथ डिफरेंस को आप थीटा से भी कैलकुलेट कर सकते हो, लैम्डा से भी कैलकुलेट कर सकते हो। हम क्या करेंगे? यहाँ पे लैम्डा से कैलकुलेट करेंगे। क्यों करेंगे? ताकि ये लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो जाए, तो हम लैम्डा से करते हैं। तो देखो एक पूरी जो वेव होती है, अगर हम इस पूरी वेव के बारे में डिस्कस करें तो अ कंप्लीट वेव इज लैम्डा। अब अगर इस वेव का भी हमने हाफ पार्ट कर दिया तो दैट इज लैम्डा बाय 2 एंड दैट इज लैम्डा बाय 2। अब ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 2 से लेके 1 तक। तो ये यहां से लेके यहां तक लैम्डा बाय 2 है, तो यहां से लेके इस पॉइंट तक कितना हुआ? लैम्डा बाय 4। तो ये लिख दिया लैम्डा बाय 4। ये यहां से लेके यहां तक लैम्डा बाय 4 ट्रेवल किया। वंस अगेन ये हाफ पार्ट भी क्या है? लैम्डा बाय 2। तो ये लैम्डा बाय 4 ये ऑलरेडी ट्रेवल कर चुका है। अब ये यहां से लेके यहां तक आया, तो हाफ वेव तो ये पूरी की पूरी कितनी है? लैम्डा बाय 2। अब हाफ का भी हाफ कर दिया, तो वंस अगेन इसने लैम्डा बाय 4 ट्रेवल किया। तो मतलब ये यहां से लेके यहां तक लैम्डा बाय 4 ट्रेवल कर चुका है, यहां से लेके यहां तक लैम्डा बाय 4 ट्रेवल कर चुका है। अब आगे क्या करेगा? ये देखो हाफ वेव, ये जो हाफ वेव है ये भी क्या है? लैम्डा बाय 4 की है। अब हाफ का भी हाफ किया, तो देखो पहले ये कंप्लीट वेव, एक बार इसको बहुत ध्यान से समझना जरूरी है। जो ये वाला पार्ट है दिस इज लैम्डा बाय 2। ओके, अब हाफ भी कर दिया तो ये लैम्डा बाय 4 हो गया। ओके, अब हाफ का भी हाफ कर दोगे तो क्या हो जाएगा? दैट इज लैम्डा बाय 8। ये लैम्डा बाय 4, तो हाफ पार्ट लैम्डा बाय 2। मैं थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करती हूं ताकि आपको समझ आए। दिस इज लैम्डा बाय 2, दिस इज द हाफ पार्ट लैम्डा बाय 4। बट ये हाफ का भी हाफ कर दोगे तो क्या हो जाएगा? दिस इज लैम्डा बाय 2, क्योंकि हमें तो 1 से लेके 2 तक की निकालनी है ना। तो इसके बाद हमने ये इतना ट्रैवल किया तो दैट इज लैम्डा बाय 8। कितना हो गया? लैम्डा बाय 8, क्योंकि हाफ लैम्डा बाय 2 था, ये लैम्डा बाय 4 हुआ, और इसका भी हाफ कितना हुआ? लैम्डा बाय 8। तीनों को ऐड कर दिया, लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4, एंड देन ये यहां से लेके यहां तक लैम्डा बाय 8। ओके, यहां पे ऐड करते हैं, एलसीएम लिया 8, कितना आया? 2 लैम्डा, 2 लैम्डा प्लस लैम्डा 5 लैम्डा बाय 8। तो हमें डेल एक्स की वैल्यू मिल गई 5 लैम्डा बाय 8। लैम्डा से लैम्डा कैलकुलेट किया, कैंसिल आउट किया, कितना आया? 10 पाई बाय 8। अब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 2 पाई बाय 5। तो दैट इज अवर आंसर। तो इस तरीके से जो ये हमें वेव के डिवीजन के क्वेश्चंस होते हैं कि पूरे एक वेव को हम डिवाइड कर देते हैं, एंड हमें कई बार पाथ लेंथ कैलकुलेट करना होता है, कई बार फेज डिफरेंस कैलकुलेट करना होता है। तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से कैलकुलेट करना आना चाहिए। अगर आपको पता है कि एक कंप्लीट वेव लैम्डा होती है और उसको तोड़ना किस तरीके से है, और एक कंप्लीट वेव को हम 2 पाई भी बोलते हैं, तो 2 पाई की फॉर्म में किस तरीके से तोड़ना है, तो इस टाइप का कितना भी फिर न्यूमेरिकल इट नॉट जस्ट लाइक कि ये टफ है या इजी है, फिर बस आप उसको कर लोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज हैज अ फेज वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। हाउ फार अपार्ट आर 2 पॉइंट्स 45 डिग्री आउट ऑफ फेज। तो देखो वंस अगेन अभी हमने क्या किया था? फेज डिफरेंस कैलकुलेट किया था। अब हम पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। कैसे? क्योंकि इसने क्या बोला है कि ये कितनी दूर है, तो हमें मतलब क्या कैलकुलेट करना है? पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना है। अ वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है? 500 हर्ट्ज, हैज अ फेज वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकंड। फेज वेलोसिटी कितनी है? 300 मीटर पर सेकंड। इसके बाद ये जो फाई है, जो फेज एंगल है, वो कितना है? 45 डिग्री है। और 45 डिग्री को अब हम क्या करेंगे? पाई की फॉर्म में लिखेंगे। तो देखो पहले डेल एक्स को हमने लैम्डा की फॉर्म में लिखा था कैंसिल आउट करने के लिए, जो डिस्टेंस थी उसको लैम्डा की फॉर्म में लिखा था, और फाई को हम पाई की फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। तो 45 डिग्री होता है, इसको हमने पाई की फॉर्म में लिखा। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एन लैम्डा। ओके, अब ये एक्चुअली हम लैम्डा क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? देखो सीधी सी बात है, फेज डिफरेंस का फॉर्मूला पता है, दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा डेल एक्स। अब हमें सॉल्व करना है कि वेव एक दूसरे से कितनी दूर है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? लैम्डा डेल फाई, लैम्डा डेल फाई अपॉन 2 पाई। एम आई राइट? तो देखो 2 पाई तो 2 पाई एज इट इज रहेगा। डेल फाई कितना है? 45 डिग्री। डेल फाई को लिख दिया
पाई बाय 4। अब बचा क्या, लैम्डा। अब क्या बचा, लैम्डा। तो अब हमारे को वेवलेंथ तो गिवन ही नहीं है, वेवलेंथ गिवन नहीं है, लेकिन हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है और यहाँ पे वेलोसिटी गिवन है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एन लैम्डा। तो लैम्डा क्या आ गया, वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी है, इसको एन से भी डिनोट करते हैं। आप एन लिखो चाहे एफ लिखो, वी इक्वल टू एफ लैम्डा भी लिखो, भले वी इक्वल टू एन लैम्डा लिखो, वन एंड द सेम थिंग। तो लैम्डा क्या हो गया, वी अपॉन एन। वेलोसिटी कितनी है, 300 मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 500। तो लैम्डा कितना मिला, 3/5। तो एज इट इज हमने क्या किया, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू रख दी 3/5, पाई की वैल्यू रख दी पाई बाय 4 एंड 2 पाई, तो जो एज इट इज है वही रखा। इसको सॉल्व किया तो क्या मिला, ऊपर मिला 3 पाई, नीचे मिला 5 2 10, 10 4 40, 40 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ, क्या आया 3/40। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.75। तो एक वेव दूसरे वेव से कितने डिस्टेंस पे है, 0.75 मीटर के डिस्टेंस पे। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Calculate the velocity of transverse wave in a string which is stretched by a load of 15 kg. The mass of the string is 3 into 10 to power minus 2 kg and its length is 2 meter. ओके तो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को बहुत आराम से धीरे धीरे सॉल्व करना है, बिकॉज ऑफ देखो फॉर्मूला तो लिमिटेड है, v इक्वल टू एन लैम्डा है या फिर v इक्वल टू, अगर आप वेलोसिटी के फॉर्मूले देखोगे तो 3-4 फॉर्मूले ही हैं वेव्स के रेस्पेक्ट में, v इक्वल टू एन लैम्डा, या फिर आप लोगे v इक्वल टू अंडर रूट टी बाई एम, और ये जो m है ये क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, या फिर आप लोगे प्रेशर अपॉन डेंसिटी। ठीक है, दिस फॉर्मूला यू कैन टेक, या फिर आप टेम्परेचर के साथ ले लोगे तो वो हम लिख सकते हैं ऑलरेडी, पीवी मास अपॉन वॉल्यूम रख के उसको टेम्परेचर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये गिने चुने 3-4 फॉर्मूले, या फिर आगे गामा से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो बेसिक फॉर्मूला तो ये 3 ही है। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या गिवन है। हमें गिवन ये है कि हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है ट्रांसवर्स वेव की, तो मुझे समझ आ गया कि मैं इन 3-4 फॉर्मूले में से ही एक फॉर्मूला यूज करूंगी, विच इज स्ट्रेच्ड बाय अ लोड ऑफ 15 kg। अब हमें उस ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है जिसकी स्ट्रिंग को हमने किस लोड से स्ट्रेच किया है, 15 kg लोड से स्ट्रेच किया है। लेकिन फॉर्मूला क्या होता है, अब देखो आगे गिवन है द मास ऑफ द स्ट्रिंग एंड इट्स लेंथ इज 2 मीटर। तो देखो हमें मास गिवन है स्ट्रिंग का 3 into 10 to power minus 2, लेंथ गिवन है 2 मीटर। तो सबसे पहले अगर इस टाइप का केस हो तो सबसे पहले मास पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट कर लो। दो चीजें होंगी, या तो क्वेश्चन में लीनियर मास डेंसिटी गिवन होगी, लीनियर मास डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट लेंथ। बट अगर लीनियर मास डेंसिटी नहीं है तो मास या लेंथ गिवन होगी, तो मास पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट किया। मास कितना है 3 into 10 to power minus 2, लेंथ कितनी है 2 मीटर। तो इससे आ गया हमारा मास पर यूनिट लेंथ। अब हम कैलकुलेट करते हैं टेंशन। अभी टेंशन कैसे कैलकुलेट करें, हमें तो गिवन ही नहीं है, तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, T इक्वल टू mg पुटअप कर दो। जैसे वेट कैलकुलेट करते हैं ना, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी। इन द सेम वे फोर्स क्या कैलकुलेट करते हैं, m इंटू जी। इन द सेम वे टेंशन क्या होता है, एक टाइप का फोर्स होता है, तो हमने टेंशन को कैलकुलेट किया m इंटू जी। तो मास की वैल्यू पुटअप करेगी 15, जी की वैल्यू पुटअप करी 9.8 एज वी नो वेरी वेल, तो ये हो गया हमारे पास टेंशन। अब हम अपने फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर रख सकते हैं, v इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन मास पर यूनिट लेंथ। तो t की वैल्यू पुटअप करी 15 into 9.8, ओके। मास कितना है 3 into 10 to power minus 2 kg पर यूनिट लेंथ, तो क्या हो गया डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2 ऊपर गया। इसको सॉल्व करोगे तो अंडर रूट में आएगा 800 एंड आगे अंडर रूट को सॉल्व करोगे तो 98.99 मीटर पर सेकेंड। तो इस दिस वे वी हैव टू डू अवर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, ओके। तो देखो यहाँ पे एक हमने यूनिफॉर्म रोप ली है जिसकी लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर की और मास कितना है 4 kg का। तो यहाँ पे देखो यूनिफॉर्म रोड है, इसकी लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर, मास गिवन है 4 kg, हैंग्स वर्टिकली फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट, ओके। अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज अटैच्ड टू फ्री एंड ऑफ द रोप। अब आगे ये भी बोला है 2 kg का ब्लॉक है, वो हमने क्या किया एंड साइड में कनेक्ट कर दिया। तो कुछ इस तरीके से हमारा फिगर बना, पहले हमने रोप ली, उसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर ली, मास ले लिया 4 kg। अब उसके नीचे हमने जो वेट है वो ले लिया 2 kg। अ ट्रांसवर्स पल्स ऑफ वेव लेंथ 0.06 मीटर इज प्रोड्यूस्ड एट द लोअर एंड ऑफ द रोप। अब इसने ये बोला है कि जो लोअर एंड है उस पे लोअर एंड पे वेवलेंथ कितनी है 0.06 मीटर, ओके। अब इसने ये पूछा है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द पल्स व्हेन इट रीच्ड एट द रूप, ओके। अब जो ये सबसे टॉप पॉइंट है इसमें हमारी वेवलेंथ क्या होगी। तो देखो क्वेश्चन तो सिंपल सा वही यूज होगा, v इक्वल टू अंडर रूट टी बाई एम बाई एल, ठीक है। v इक्वल टू अंडर रूट टी बाई मास पर यूनिट लेंथ, तो फॉर्मूला तो हमारा यही यूज होगा।
बट एक्चुअली इसमें डेटा क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले तो देखो हमें टेंशन कैलकुलेट करनी है, टेंशन कैलकुलेट करनी मैंने अभी आपको सिखाई है, लेकिन यहां कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो सबसे पहले इधर गिवन है कि जो ये फर्स्ट ब्लॉक है, ये जो फर्स्ट ब्लॉक है इसमें मास कितना है 2 kg का गिवन है, 2 kg का गिवन है। तो यहाँ पे जो इसका टेंशन हो गया कितना हो गया 20 न्यूटन हो गया। ओके, लेकिन अब हम जब पूरे के लिए कैलकुलेट करेंगे, टॉप एंड के लिए भी पूरे का कवर करेंगे, तो देखो दोनों की दोनों मास एंड हो जाएंगे, क्योंकि जो यहाँ पे मास होगा वो दोनों पे अटैच होगा। तो T2 कितना हो गया 4 + 6, 4 + 2 = 6। यहाँ पे मास 4 kg का है, यहाँ पे मास 2 kg का है, दोनों को ऐड किया 4 + 2 = 6 kg, तो 6 × 10 60 न्यूटन। तो हमने दोनों तरह से टेंशन कैलकुलेट किया, लेकिन द क्वेश्चन इज अब हमें इसका रिलेशन निकालना है लैम्डा के साथ, वेलोसिटी के साथ तो कुछ करना नहीं है। तो देखो सिंपल सी चीज है, जो वेलोसिटी है उसको हम ये भी तो लिखते हैं एन लैम्डा, क्या लिखते हैं एन लैम्डा। ओके, तो यहां पे क्या किया हमने v1/v2 को लिखा λ1/λ2, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड दैट इज अंडर रूट में, क्योंकि मास पर यूनिट लेंथ, तो यहां पे क्या होगा अंडर रूट रखेंगे T1/T2, क्योंकि टेंशन चेंज हो रहा है, हमें टेंशन के रेस्पेक्ट में इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ तो क्या रहेगा सेम रहेगा, तो हमने क्या लगा दिया √T1/T2। क्लियर है। 1/λ2 = √20/60। आगे सॉल्व करेंगे तो आया √1/3। अब देखिए क्वेश्चन में आगे इसको सॉल्व किस तरीके से करना है, बिकॉज ऑफ हमें कैलकुलेट वेवलेंथ करनी है, बट कौन सी गिवन है, λ1 गिवन है या λ2 गिवन है। कई बार स्टूडेंट्स को इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे 4 टर्म्स हैं, इन 4 टर्म्स के अंदर ये चीज जानना बहुत जरूरी है, विच वन इज λ1, विच वन इज λ2, विच वन इज T1 एंड विच वन इज T2। तो देखो यहाँ पे अगर क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से रीड करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं हमसे पूछा क्या है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द पल्स व्हेन इट रीचेज एट द टॉप। तो यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है जब वो टॉप पे पहुंचती है, मतलब T2 के केस, λ2 के केस में। ओके, जहां पे इसका टेंशन कितना है 60 न्यूटन है, तो पूरे के केस में 60 न्यूटन है, और जब हमने केवल लोअर एंड का यहाँ पे पार्ट लिया था उस केस में कितना है 20 न्यूटन है। एम आई राइट। तो बेसिकली हमें λ2 कैलकुलेट करना है। ओके, तो यहाँ पे हमने λ/λ2 का रेशियो तो निकाला ही है, ठीक है, किसके रेशियो से, टेंशन के रेशियो से। तो λ2 क्या हो गया यहाँ से λ1 × √3। एज यू कैन सी ये वाली इक्वेशन क्या है λ1/λ2 √1/3। तो यहां से λ2 क्या हो गया λ1 × √3। तो इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व दिस। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तब आपको आंसर मिलेगा 0.103 मीटर। तो दैट विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन स्टील। ओके, अब हमें क्या करना है, जो स्टील के अंदर लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड है उसको कैलकुलेट करना है, और क्वेश्चन में गिवन क्या है, यंग मॉड्यूलस फॉर स्टील इज 3 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड इट्स डेंसिटी इज 1.2 × 10⁻3 kg/m³। तो स्टील के लिए यंग मॉड्यूलस गिवन है, तो मतलब यहाँ पे क्या है, हमें यंग मॉड्यूलस गिवन है, एज इट इज हमने लिखा 3 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यंग मॉड्यूलस लिखो, बल्क मॉड्यूलस लिखो, कुछ भी लिखो इसे, ठीक है। बल्क मॉड्यूलस की जगह बी लिखते हैं नॉर्मली, यंग मॉड्यूलस की जगह वाई लिखते हैं, तो आप वाई लिखो, y/ρ कर दो भले। और डेंसिटी कितनी गिवन है 1.2 × 10⁻3 kg/m³। ओके, तो वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट में γ/ρ। तो यहाँ पे जो गामा की वैल्यू कितनी मिली 3 × 10⁻10 डिवाइडेड बाय 1.2 × 10⁻3, अंडर रूट में लगा के सॉल्व करोगे देन यू कैन गेट योर आंसर। तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज वेरी इजी। वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल सा कंसेप्ट है, एंड इसी के थ्रू आपको न्यूमेरिकल करने हैं। The next one is the speed of the longitudinal mechanical wave in water is 1400 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे हमें स्पीड गिवन है, कितनी गिवन है 1400 मीटर पर सेकंड। देन कैलकुलेट द बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वाटर। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है बल्क मॉड्यूलस, ठीक है। पानी के अंदर बल्क मॉड्यूलस, पानी का बल्क मॉड्यूलस कैलकुलेट करना है। गिवन डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें यहाँ पे डेंसिटी कितनी है गिवन है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हम इसे भी क्या करते हैं सेंटीमीटर पर सेकंड में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो हमने 2 जीरो को और आगे मल्टीप्लाई कर दिया। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट में बल्क मॉड्यूलस कैलकुलेट करना है तो b/ρ, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे b², b/ρ। बल्क मॉड्यूलस चाहिए तो क्या हो गया v² मल्टीप्लाई बाय रो। v की वैल्यू पुटअप करी तो यहाँ पे क्या हो गई 140,000 मीटर पर सेकेंड। स्क्वायर में तो 2 टाइम्स लिया और डेंसिटी कितनी है 1, तो सबको आप मल्टीप्लाई करोगे एंड आपको इजीली इसमें से आंसर आ जाएगा। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट एनटीपी इज 332 मीटर पर सेकेंड।
तो देखो साउंड की वेलोसिटी गिवन है कितनी है 332 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन स्पीड ऑफ साउंड एज कैलकुलेटेड न्यूटन फॉर्मूला। गिवन डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.293 kg पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी कितनी है 1.293 kg पर मीटर क्यूब। तो देखो यहाँ पे परसेंटेज एरर आप कैसे कैलकुलेट करोगे, बहुत मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी आपको। तो वेलोसिटी का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, अंडर रूट पी अपॉन रो। पी की वैल्यू पुटअप करी, प्रेशर कितना होता है नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, ये आपको इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए कि जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है जिसे हम एनटीपी भी बोलते हैं, तो वो कितना होता है 1.01 इंटू 10 टू पावर 5 पास्कल। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे कितना प्रेशर मिलता है 1.01 इंटू 10 टू पावर 5 पास्कल। तो हमने प्रेशर की वैल्यू पुटअप करी, डेंसिटी की वैल्यू गिवन है हमें, तो हमें यहाँ पे वेलोसिटी मिल गई 280 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर अगर देखा जाए कि जो एयर के अंदर वैसे तो वेलोसिटी कितनी होती है 332 होती है, बट हमें यहाँ पे कितनी मिल रही है 280 मिल रही है। तो हमने सब्ट्रैक्ट किया दोनों को, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है 52 का डिफरेंस आ रहा है। अब इसी से परसेंटेज एरर निकाल लेंगे। 52 एग्जैक्टली किस में से आ रहा है 332 में से, मल्टीप्लाई किया 100 से तो आया 15.7%। तो सिंपल सा एक मैथमेटिकल सा कंसेप्ट लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन एट एनटीपी इफ डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट एनटीपी इज 1/16 then air, give the speed of sound is air is 332 मीटर पर सेकेंड। तो देखो क्वेश्चन है इजी बट कंपैरिजन वाला है। आपको यहां पे दो चीजें गिवन है, एक तो हाइड्रोजन है, ओके क्योंकि हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन एट एनटीपी इफ डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। अब इसमें यह बोला है कि जो हाइड्रोजन की डेंसिटी है वो कितनी है 1/16 ऑफ एयर, 1/16 ऑफ एयर। तो जो हाइड्रोजन की डेंसिटी है दैट इज 1/16 ऑफ एयर। एक ये रिलेशन हमें केवल गिवन है, और ये भी गिवन है कि जो एयर के अंदर वेलोसिटी है, एयर के अंदर वेलोसिटी कितनी है 332 है। तो दो चीजें हो गई, एक तो हाइड्रोजन हो गया और एक एयर हो गया। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन। ओके तो देखो वी नो वेरी वेल वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/रो, डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और यहाँ पे है भी दो टर्म, एक तो वेलोसिटी और एक डेंसिटी। तो हमने क्या किया, हाइड्रोजन और एयर दोनों के लिए फॉर्मूला लिख दिया, वी एच इक्वल टू 1/ρh अंडर रूट में, एंड वी ए इक्वल टू 1/√ρa। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो VH अपॉन VA इक्वल टू √ρa अपॉन ρh। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, हमने दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया। अब देखो यहां पे हमें डेंसिटी की वैल्यूज गिवन नहीं है, हमें डेंसिटी की वैल्यू है ही नहीं किया। आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा हमें हाइड्रोजन की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, लेकिन यहां पे तो भाई इसकी डेंसिटी गिवन ही नहीं है, बट अच्छा खासा रिलेशन दे रखा है। अगर आप यहां पे देखोगे ρh अपॉन ρa, यहां से इस इक्वेशन को देखोगे तो ρh अपॉन ρa कितना है 1/60, क्योंकि रिलेशन गिवन है ना, हाइड्रोजन की डेंसिटी 1/60 टाइम है एयर की, तो ρh इक्वल टू 1/60 मल्टीप्लाई बाय ρa। तो अब यहां से आप देखो ρh अपॉन ρa का क्या रेशियो है 1/16, तो ρh अपॉन ρa का रेशियो है 1/16। तो यहां पे हमने वैल्यू पुटअप करी तो क्या आया √16। तो VH अपॉन VA कितना मिला √16। √16 को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 4। तो हाइड्रोजन की वेलोसिटी क्या हुई VA मल्टीप्लाई बाय 4, जो एयर की वेलोसिटी है उसकी वैल्यू पुटअप कर दी 332 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 4। तो यहां पे आंसर आया 1328 मीटर पर सेकेंड इज अवर आंसर। ओके, the next question is at what speed is the speed of sound in air double if its speed at 0 डिग्री सेल्सियस। तो once again कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है, बट अब हमें इसे कंपैरिजन किससे करना है, टेम्परेचर से। इसने क्या बोला है कि जो किस टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ साउंड इन एयर डबल हो जाएगी। ओके तो अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी को देखें तो वेलोसिटी क्या होती है, डायरेक्टली होती है प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के, अंडर रूट के टेम्परेचर के। वी नो वेरी वेल, हमने सॉल्व किया है PV इक्वल टू nRT पुटअप करके, और आपको याद भी होना चाहिए। अब 0 डिग्री सेल्सियस, भाई 0 डिग्री सेल्सियस तो इज राइट, बट ये ऐसा यूनिट नहीं है। तो जब भी आपको टेम्परेचर गिवन हो और वो सेल्सियस में हो तो उसको आप सबसे पहले किस में कन्वर्ट करोगे, केल्विन में। और केल्विन के लिए किसका प्लस करते हैं 273 का, तो 0 + 273 हमें कितना मिला 273 केल्विन इज अवर आंसर। ठीक है, टेम्परेचर के लिए। तो ये वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 273 हो गया। अब हमें यह पूछा है कि जब वेलोसिटी डबल हो जाए, जब वेलोसिटी डबल हो जाएगी तब टेम्परेचर कितना होगा। अब मुझे डायरेक्टली दिख रहा है कि इसका 4 टाइम्स होगा, तो मैं 273 में 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगी तो भी मेरा आंसर आ जाएगा। किस तरीके से, तो ये कंपैरिजन आपको भी आना चाहिए। तो देखो इसको सॉल्व किस तरीके से किया, पहले इक्वेशन को डिवाइड कर दिया,
ठीक है, पहले क्या किया, इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, तो नाउ यू कैन से v अपॉन 2v इक्वल टू अंडर रूट में 273 डिवाइड बाई टी। ओके, अब यहाँ पे आप अगर देखोगे अंडर रूट है तो ये इसका स्क्वायर कर देते हैं इधर का, तो देखो v से v कैंसिल आउट हुआ, इधर कितना बचा 1/2, तो ये क्या हो गया 1/4, क्योंकि ये v अपॉन 2v है, दोनों को डिवाइड किया है 1/4 273/t, t कितना हो गया 273 मल्टीप्लाई बाय 4, तो कितना आया 1092 केल्विन। ओके, तो इस तरीके से हम अपना आंसर को कैलकुलेट करेंगे कंपैरिजन देके। अब डायरेक्टली कैसे कर सकते हो, वी नो वेरी वेल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट में टेम्परेचर है, हमें क्या करना है 2v पे कैलकुलेट करना है, तो 2v का टेम्परेचर कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये t कितना हो गया, t ये हो गया 4v, ठीक है 4 टाइम्स ऑफ v स्क्वायर, तो ये यहाँ पे v तो वैसे भी सेम रहेगा, वही वाली वेलोसिटी आएगी, तो ये 4 टाइम्स हो गया v स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू गिवन है v की वैल्यू, तो इन दिस वे यू कैन गेट योर आंसर। क्लियर है, क्योंकि इस तरीके से अगर यहाँ पे v स्क्वायर में एक कंफ्यूजन है तो देखो वंस अगेन आई एम सॉल्विंग इसे, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को डायरेक्टली कैसे करना है। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, ठीक है, तो यहाँ पे v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, दोनों केसेस में लेके चलते हैं। तो नॉर्मल केस के अंदर अगर हम यहाँ पे अंडर रूट t करते हैं, तो यहाँ पे t किया तो ये क्या हो गया v स्क्वायर हो गया। अब ये रूम टेम्परेचर पे कितना है 273, एक पार्ट तो ये हो गया। इस केस में करते हैं v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, अब वेलोसिटी को डबल कर दिया तो 2v स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 4v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। v स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 273, तो यहाँ पे 273 पुटअप कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो ये आंसर हमारा केल्विन में आया, बट अगर सेल्सियस में सॉल्व करना हो तो 273 को माइनस कर दो, आपको आंसर क्या मिलेगा 819 डिग्री सेल्सियस इज योर आंसर। The next question is for aluminium. The bulk modulus of elasticity is 7.5 into 10 to power 10 Newton per meter square and density is 2.70 into 10 to power 3 kg per meter cube. Deduce the velocity of longitudinal wave in value इन एल्यूमिनियम। तो आपको सिंपल सा वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, आपको बल्क मॉड्यूलस गिवन है, आपको डेंसिटी गिवन है, आपने फॉर्मूला लगाया v इज इक्वल टू अंडर रूट बी अपॉन रो, आपने b की वैल्यू पुटअप करी, रो की वैल्यू पुटअप करी, केवल कैलकुलेशन करोगे। एंड हम आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, दैट इज इको। इको के लिए मतलब बच्चों को कई बार ये समझ आ जाता है चीजें, बट इसकी कंडीशंस याद नहीं होती है, तो यहाँ पे हम इसकी अच्छे से कंडीशंस भी समझेंगे और इको होता क्या है ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए। तो इको के बारे में तो आपको पता है कि जो ओरिजिनल साउंड है कई बार वो रिपीट होके आती है कुछ टाइम बाद। ओके, तो उसी को हम बोलते हैं इको। अब देखो इको होता क्या है ये भी आपको पता है कि कोई सरफेस है उससे रिफ्लेक्ट होके साउंड हमारे पास पहुंचती है, तभी उसको हम क्या बोलते हैं इको बोलते हैं। जैसे मैंने अभी कुछ बोला एंड यही साउंड मुझे कुछ टाइम बाद सुनाई देगी, उसको मैंने बोला है इको। ओके, बट एग्जैक्टली ऐसा क्यों है कि आप अभी कभी अपने घर पे बात करते हो तो आपको इको क्यों नहीं होता? क्या उस समय आपके पास कोई सरफेस नहीं है? आपके घर के पास टेबल भी होगी, आप किसी सोफे पे बैठे हो, आपके पास लैपटॉप है, तो वहां से रिफ्लेक्ट होके आ रही है ना साउंड, तो इको क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इको के लिए कुछ कंडीशंस होती है। कंडीशंस क्या होती है? जो रिफ्लेक्टिंग पार्टिकल का साइज है, भाई जिस पार्टिकल से रिफ्लेक्ट होके आ रही है वो पार्टिकल स्ट्रांग होना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि मान लो कोई साउंड है वो जिस रिफ्लेक्टिंग पार्टिकल से टकरा के गई तो वो वहां पे वही डैमेज हो जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो रिफ्लेक्टिंग पार्टिकल का साइज ग्रेटर देन होना चाहिए जो साउंड की वेवलेंथ है। हमारी जो साउंड है उसकी वेवलेंथ की कंपैरेटिवली जो रिफ्लेक्टिंग पार्टिकल है उसका साइज ज्यादा होगा, तभी तो वो वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके भेज पाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। इसीलिए ऐसा होता है कि हर टाइम आपको नहीं है कि इको मिलेगा ही मिलेगा। एंड द सेकंड थिंग इज इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। आपकी साउंड की इंटेंसिटी भी अच्छी होनी चाहिए। इतनी तो साउंड की इंटेंसिटी हो वो जाए किसी रिफ्लेक्टिंग मीडियम के पास जाए और टकरा के वापस जाए। अगर उसकी इंटेंसिटी नहीं है तो वो बीच में ही क्या हो जाएगी? डैमेज हो जाएगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन कि जो डिफरेंस है टाइम का, जो टाइम का डिफरेंस है, किस टाइम का डिफरेंस? आपकी ओरिजिनल साउंड का और रिफ्लेक्टेड साउंड का। ठीक है, ओरिजिनल साउंड का और रिफ्लेक्टेड साउंड का। व्हाट आई मीन टू से, मान लीजिए ये सोर्स है, यहां से मैंने बोला और ये एक स्लैब आई जिससे टकरा के आएगी, तो ये जो मेरी ओरिजिनल साउंड मैं बोला इधर और ये टकरा के इधर आई, इसके बीच में जो टाइम ड्यूरेशन है वो 0.1 सेकेंड से ज्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, अगर जो ओरिजिनल साउंड है, ठीक है, जो ओरिजिनल साउंड है जो मैंने बोली है और जो रिफ्लेक्ट होके आ रही है, अगर उसके बीच का टाइम गैप 0.1 सेकंड से कम है तो क्या होगा? तो उस केस में रिवर्बरेशन होता है।
रिवर्बरेशन क्या होता है, आवाज एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाती है, मतलब मेरा कान उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि वो रिफ्लेक्टेड साउंड है या फिर जो मैंने बोला है ओरिजिनल साउंड है। ठीक है, वो मुझे समझ ही नहीं आएगा, वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएगी। तो इसीलिए इको को समझने के लिए ये जो टाइम डिफरेंस है कितना होना चाहिए, 0.1 सेकेंड का होना चाहिए। अब एक इको क्या कोई डिस्टेंस में भी होता है क्या पर्टिकुलर? ठीक है, कोई डिस्टेंस भी होती है क्या, इस डिस्टेंस कोई कैलकुलेट इस डिस्टेंस पे ही होना चाहिए मिनिमम, या सब कॉस होता है? देखो कैसे, देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम, वी नो वेरी वेल। अब देखो अगर हम किस केस में कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेट किस केस में कर रहे हैं, एयर के केस में, तो एयर के केस में स्पीड कितनी होती है 344, ओके, एंड टाइम कितना होता है 0.1 सेकेंड। एज आई टोल्ड यू कि जो ओरिजिनल साउंड है और रिफ्लेक्टेड साउंड है उसके बीच में मिनिमम 0.1 सेकंड का गैप होना चाहिए, अदरवाइज मेरे जो ईयर्स हैं वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आया 34.4 मीटर आंसर। तो जो मेरा इको का मिनिमम डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, 34.4 मीटर तो होना ही चाहिए। अब 34.4 मीटर का क्या है, ये जाएगी भी और आएगी भी, जाएगी भी और आएगी भी, तो आपको क्या करना है, इस डिस्टेंस में 2 का डिवाइड करना है, तो ये क्या हुआ 17.2। तो मिनिमम कोई भी बॉडी, जब मिनिमम कोई भी बॉडी 17.2 मीटर की डिस्टेंस पे रखी होगी तभी वो मुझे इको करके सुनाई देगा, अदरवाइज नहीं सुनाई देगा। ओके, तो देखो इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे से, इसमें बेस्ड एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं, एंड अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो यू कैन गिव द आंसर, क्योंकि नॉर्मली बच्चों को इको की कंडीशंस में कई बार डाउट होता है। ठीक है, तो ये बस डाउट अच्छे से क्लियर कर लेना। एक तो साइज ऑफ रिफ्लेक्टिंग पार्टिकल शुड बी ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ साउंड, साउंड की इंटेंसिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, एंड द सेकंड वन इज द टाइम डिफरेंस। ओके, जो ओरिजिनल साउंड है और रिफ्लेक्टेड साउंड है उसका टाइम डिफरेंस 0.1 सेकंड से ज्यादा होना चाहिए, अदरवाइज आपको इको नहीं सुनाई देगा। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे ये तो बोल दिया कि ये जो मिनिमम डिस्टेंस है 17.2 मीटर कवर कर सकता है, तो क्या ये सबके लिए सेम है? सबके लिए सेम है। जो अभी आप एयर पे बैठे हो या फिर अगर आपने कोई मीडियम चेंज किया तो डिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा, ऑफ कोर्स चेंज हो जाएगा। मीडियम के साथ जो डिस्टेंस है वो चेंज हो जाती है। कैसे चेंज हो जाती है, देखो वाटर के अंदर भी टाइम तो 0.1 सेकंड का होना चाहिए। डिस्टेंस को मैं इसीलिए यहाँ पे 2D ले रही हूँ क्योंकि ऑफ कोर्स जो आने का और जाने का दोनों का टाइम होता है, तो दैट इज 2D डिस्टेंस। ओके, तो टाइम कितना हुआ 2D डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो वही सेम फॉर्मूला जो हमने प्रीवियसली यूज किया था। बस देखो पानी के अंदर क्या होता है, स्पीड चेंज हो जाती है ना, पानी के अंदर स्पीड चेंज हो जाती है, तो बस वही मुझे स्पीड की वैल्यू पुटअप करनी है। वाटर के अंदर स्पीड कितनी होती है, वाटर के अंदर स्पीड होती है 4 टाइम्स ऑफ एयर, तो दैट इज 1440 मीटर पर सेकंड। तो ये स्पीड को मल्टीप्लाई किया तो वहां पे डिस्टेंस कवर कर सकता है, डिस्टेंस 72 मीटर। ओके, आने और जाने दोनों का डिस्टेंस लेना है। अगर यहाँ पे आपने केवल डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिया है, दैट इज टोटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। आप केवल इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करो। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम। आप केवल यहाँ पे 1440 रखो वाटर की स्पीड, टाइम रखो 0.1 सेकंड। आपका जो भी आंसर आए आप उसमें 2 का डिवाइड कर दो तो भी आपकी डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगी। तो दैट इज द सिंपलेस्ट वे I can explain you. Okay. तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी मीडियम के अंदर डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं इको के लिए। अब हम आते हैं रिवर्बरेशन। इसको तो मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी कि देखो अभी तक आपने इको पढ़ा, मान लो इको के लिए आपको मिनिमम डिस्टेंस कितना चाहिए, 17 मीटर चाहिए। अगर 17 मीटर से कम का डिस्टेंस है, 17 मीटर से कम का डिस्टेंस है, तब क्या होता है, रिवर्बरेशन होता है। मतलब क्या, साउंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती है, तो आपको एक दूसरे के ऊपर साउंड आ जाती है। ठीक है, डबल होके मिलती है, एम्पलीट्यूड हो जाता है। जैसे कि आप लोग थिएटर्स में देखते हो, वहां पे क्या होता है, रिवर्बरेशन होता है, तो साउंड की जो होती है एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको वो एक बार सुनाई देती है, आपको बार बार सुनाई देती है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, तो दैट इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। ओके, अब हम इसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं। अ मैन शाउट लाउडली क्लोज टू हाई वॉल, ओके, ही हियर्स एन इको। अब हमें ये पता है कि उसको इको सुनाई दे रहा है। ओके, इफ द मैन इज एट 40 मीटर फ्रॉम द वॉल, अगर मैन है वो वॉल से कितने डिस्टेंस पे है, 40 मीटर डिस्टेंस से है, तो ये मैन हो गया, ये वॉल हो गया, इनके बीच का 40 मीटर का डिस्टेंस है। हाउ लॉन्ग आफ्टर द शाउट विल इको बी हर्ड, ओके, तो ये कितने टाइम बाद, हमें कितने टाइम के बाद ये इको सुनाई देगा। अब इसमें स्पीड गिवन है 330 मीटर पर सेकंड, अगर नहीं भी गिवन है तो आपको याद रखना है, तो वेलोसिटी गिवन है 330 मीटर पर सेकंड। अब देखो यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, टाइम कैलकुलेट करना है, तो हमने सिंपल सा फॉर्मूला वही वाला लगाया जो हम लोग लगाते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। वही वाले फॉर्मूले को यूज किया है जो स्टार्टिंग में हमने यूज किया था। ओके, तो देखो वन थिंग इज क्लियर कि जो स्पीड है वो हमें कितनी गिवन है,
330 मीटर पर सेकंड, और जो डिस्टेंस है वो कितनी गिवन है 40 मीटर। हमें क्या कैलकुलेट करना है, टाइम को कैलकुलेट करना है। ओके, हमें क्या कैलकुलेट करना है, टाइम को कैलकुलेट करना है। तो यहां से टाइम कितना हो जाएगा, अच्छा डिस्टेंस इस डिस्टेंस पे है तो आने का भी टाइम लगेगा, जाने का भी टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस क्या कर दो, डबल कर दो। डिस्टेंस को क्या किया, डबल कर दिया, क्योंकि इतने टाइम में ट्रैवल करेगा, इतने टाइम में ये आएगा। तो टाइम कितना हो गया 80/330, इसी को बोला हमने 0.4 सेकंड। तो इतना टाइम के बाद उसे इको सुनाई देगा। तो देखो 0.1 सेकंड इज द मिनिमम टाइम, कि 0.1 सेकंड का तो टाइम होना ही चाहिए। मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। पहले आपको थोड़े टाइम में इको आ रहा था, डिस्टेंस कम है, इको फटाफट से आ रहा था, अब इको थोड़ी देर बाद आएगा, लेकिन आएगा जरूर। तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला, केवल एक फॉर्मूला याद रखना है और एक फॉर्मूले के बेसिस पे आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। ओके, अब इसके कुछ एमसीक्यूज देखते हैं। द टोटल डिस्टेंस कवर बाय द साउंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जनरेशन टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड बैक शुड बी एट लीस्ट। तो देखो टोटल डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, ठीक है, जाने की और आने की। तो मिनिमम जाने की 17.2, आने की 17.2, तो नियर बाय 34 मीटर। तो दैट मींस बी ऑप्शन इज राइट। ओके, तो ये हमने अभी कैलकुलेट किया था स्टार्टिंग में ही, कि हमने क्या किया था, यहाँ पे स्पीड की वैल्यू पुटअप करी थी 344, टाइम की वैल्यू पुटअप करी थी 0.1, दोनों को मल्टीप्लाई किया था। तो मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए 34.4 मीटर। ये कितना है, जाने और आने दोनों का है। अगर केवल कितने डिस्टेंस में है तो 2 से डिवाइड कर दोगे तो दैट इज 17। तो ये चीज आपको अच्छे से समझनी है। फॉर हियरिंग डिस्टिंक्ट इको द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्स्टिकल फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड भी, तो ऑफकोर्स कितना होना चाहिए मिनिमम डिस्टेंस, हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस, 34 का हाफ, तो दैट मीन्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस। ओके, अब हम आते हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, दैट इज पिच, लाउडनेस एंड टिम्बर। इस पे थ्योरी वाइज एमसीक्यूज बनते हैं, बट लिटरली अगर आप यहाँ पे मेरी 5 मिनट की थ्योरी ध्यान से सुन लोगे ना, तो इसके बाद आपका इसका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इन तीनों में बस हमें डिफरेंस समझना है अच्छे से। देखो पिच क्या होती है, पिच को आप कंपेयर करते हो फ्रीक्वेंसी से, कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हाई है, फ्रीक्वेंसी कितनी लो है, दैट इज द पिच। ओके, दैट इज द पिच। हम कंपेयर किससे करेंगे, फ्रीक्वेंसी से। अब अगर मैंने आपसे पूछा कि बेटा एक बात बताओ, बर्ड्स का पिच ज्यादा होता है या फिर एक लॉयन का पिच ज्यादा होता है, तो पतली किसकी आवाज होती है, पतली होती है बर्ड्स की आवाज। लॉयन तो दहाड़ता है, उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है, लेकिन पिच क्या होती है, कम होती है। तो वी विल से कि जो बर्ड्स हैं उनका पिच ज्यादा होगा। इन द सेम वे अगर मैंने आपको बोला कि बेटा लड़कियों का पिच ज्यादा होता है या लड़कों का पिच ज्यादा होता है, पतली किसकी आवाज होती है, लड़कियों की होती है, तो लड़कियों का पिच ज्यादा होता है। तो ये तो मैंने आपको एक बहुत सिंपलीफाई एग्जांपल दे दिया कि अगर आपको 4 एग्जांपल दिए हुए हैं तो नाउ यू कैन फाइंड इन इजी वे कि किसका पिच ज्यादा है। ओके, किससे कंपेयर करोगे पिच को, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से। अब लाउडनेस को, लाउडनेस होती है इंटेंसिटी, एनर्जी, और यू कैन से एम्पलीट्यूड, और यू कैन से एम्पलीट्यूड किसका ज्यादा है, इंटेंसिटी और एनर्जी पर टाइम पर एरिया अराइविंग एट द ईयर। ओके, तो लाउडनेस को कंपेयर करते हैं एम्पलीट्यूड से। अब देखो टिम्बर क्या होता है, टिम्बर होता है क्वालिटी। मान लो कि 2 म्यूजिशियन है, ओके, 2 सिंगर हैं जिनके वॉइस का पिच सेम है, लाउडनेस भी सेम है, पिच भी सेम है, लाउडनेस भी सेम है, तो क्या उनका टिम्बर डिफरेंस होगा, ऑफ कोर्स डिफरेंस होगा, क्योंकि इट टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी कि कौन सिंगर अच्छा गा रहा है, किसका टिम्बर ज्यादा बेटर है, भले ही इवन पिच और लाउडनेस दोनों का सेम हो। अब ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं पिच के बारे में कि पिच क्या होता है। दिस डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि पिच को आप किससे कंपेयर करते हो, फ्रीक्वेंसी से। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज हायर वी से द साउंड इज श्रिल एंड हैज अ हाई पिच। ओके, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वी विल से कि इसका हाई पिच है। If on the other hand, if the sound is said to have a lower pitch than a lower frequency of vibration, अगर frequency low है तो that means lower pitch. Okay, अब देखो इसी के आगे bird का एग्जांपल लिया है। bird produces a high pitch sound, birds का high pitch sound होता है, जबकि roaring of lion is a low pitch sound. In the same way the voice of woman has a higher pitch than that of man. तो ये आपको I think so pitch अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम loudness को डिस्कस करते हैं। The phenomena of sound depends on the amplitude. जो loudness है उसको you can directly compare amplitude से, energy से और intensity से. Okay, it is directly proportional to the square of the amplitude. If the amplitude of the sound wave become double, then the loudness of will be quadruple. Of course देखो जो यहाँ पे loudness है that is directly proportional to a square. अगर आपने amplitude को double किया तो जो loudness है वो कितने टाइम हो गई, 4 टाइम्स हो गई. तो ये चीज आपको ध्यान रखना है. loudness को डेसिबल में मेजर करते हैं, जो
80 dB से ऊपर का साउंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉइज बोलते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे एक फिगर के थ्रू यू कैन इजिली फाइंड। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी कम है, एक ही वेव है, एक ही फ्रीक्वेंसी है, तो पिच क्या है, डिक्रीज हो रही है। इधर देखो नंबर और फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा है, 1 2 3 4, तो ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। तो एक वेव को कंपेयर किया है लाउडनेस से और फ्रीक्वेंसी से। अब यहाँ पे देखो एम्पलीट्यूड कम है, हाइट देखो इस वेव की ज्यादा है, इस वेव की कम है, तो दैट मींस लाउडनेस डिक्रीज हो रही है और यहाँ पे लाउडनेस इंक्रीज हो रही है क्योंकि एम्पलीट्यूड क्या है, इसका ज्यादा है। ओके, अब हम आते हैं टिम्बर पे। तो टिम्बर में एज आई टोल्ड यू कि वहां पे हम क्या देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं साउंड की ओके, कि एक साउंड को दूसरी साउंड से आप कंपेयर कर सकते हो कि किसकी क्वालिटी बेटर है। क्वालिटी ऑफ साउंड ऑफ 2 सिंगर्स, 1 ट्रेन्ड एंड 1 अनट्रेन्ड, इनका पिच और लाउडनेस सेम हो सकता है बट क्वालिटी सबकी अलग अलग ही होती है। अब हम आते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, दैट इज डॉपलर इफेक्ट। तो देखो डॉपलर इफेक्ट के अंदर बेसिकली हमको फाइंड क्या करना होता है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस। देखो होता क्या है, मान लीजिए कि कोई एक सोर्स है जहां से साउंड निकल रही है, ठीक है, बट यहां से आप सुनते हो, लिसनर हो, ठीक है, और आप मूव कर रहे हो, आप यहां से यहां पर, यहां से यहां पे, तो ड्यूरिंग मूविंग पोजीशन आप देखोगे कि आपको वॉइस में भी डिफरेंस मिलेगा, जो आपको साउंड है वो अलग अलग सुनाई देगा। आप सोर्स से जितना दूर जाओगे आपको साउंड उतना कम हो जाएगा, सोर्स के जितना पास आओगे आपको साउंड उतना तेज सुनाई देगा। तो ये आपने रेलवे स्टेशन पे कई बार देखा होगा, आप ट्रेन से जितना दूर होते हो नॉइस कम आता है, ट्रेन के जितना पास जाते हो नॉइस उतना ही ज्यादा होता है। ओके, अब देखो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, इसके बहुत ज्यादा डेप्थ में डाए हुए हम सीधे इसके फॉर्मूले पे आते हैं। फॉर्मूले किस तरीके से हमें स्टडी करनी है कि मान लीजिए कि जो लिसनर है, जो सुन रहा है, वो तो स्टेशनरी पोजीशन पे है, लेकिन जो सोर्स है वो मूव कर रहा है, और लिसनर है वो मूव कर रहा है बट सोर्स स्टेशनरी है और दोनों की दोनों मूव कर रहे हैं। तो देखो इस टाइप के न्यूमेरिकल बहुत सिंपल आते हैं अगर आपको फॉर्मूला याद है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो न्यूमेरिकल्स बहुत ईजी है, अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो आपको फिर इसके न्यूमेरिकल्स ऑफ कोर्स कैसे करोगे। तो देखो 3 से 4 न्यूमेरिकल्स हैं, आपको इसका मैं एक कंसेप्ट बताऊंगी जिससे आपको याद हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखिए कि जो सोर्स है वो नीचे आएगा, ठीक है, सोर्स नीचे आएगा और जो लिसनर है उसको हम ऊपर रखेंगे। तो सोर्स को नीचे रखेंगे और लिसनर को ऊपर रखेंगे। अब हम फर्स्ट केस ऐसे कंसीडर करते हैं और आपको देखो इस तरीके से कंसीडर करना है। मान लो सोर्स भी लिसनर की तरफ आ रहा है और लिसनर भी सोर्स की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो ये तो लिसनर है जो आवाज सुन रहा है और ये सोर्स है जिससे आवाज प्रोड्यूस हो रही है। तो एक तो लिसनर है जिसने आवाज प्रोड्यूस की है और एक लिसनर जो सुन रहा है, सोर्स जिससे साउंड आ रहा है। तो अगर सोर्स इधर चल के आएगा, सोर्स इधर चल के आ रहा है, किस साइड, देखो एरो का ध्यान रखना है, किसकी तरफ, लिसनर की तरफ, तो माइनस का साइन आएगा। ओके, और अगर यहां पे जो लिसनर है वो चल के आएगा तो प्लस का साइन आएगा। बस इस फिगर को ध्यान रखो, इससे आपका काम हो जाएगा। अगर सोर्स चल के आएगा लिसनर की तरफ, माइनस का साइन आएगा, लिसनर चल के आएगा सोर्स की तरफ तो ये प्लस का साइन आएगा। इसके अलावा जो भी कंडीशंस होगी उसको हम क्या करते हैं, अपोजिट कर देते हैं। सोर्स क्या लेता है, डिनोमिनेटर में रहता है, और जो लिसनर है वो क्या रहता है, ऊपर की तरफ रहता है। तो देखो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, जो फ्रीक्वेंसी क्या है, एन कौन सी फ्रीक्वेंसी है, एन नॉट कौन सी फ्रीक्वेंसी है। एन फ्रीक्वेंसी है जो लिसनर को सुनाई दे रही है, ये किसकी फ्रीक्वेंसी है, लिसनर की, और एन नॉट क्या है, सोर्स की फ्रीक्वेंसी है। एन नॉट क्या है, सोर्स की है, और ये लिसनर की फ्रीक्वेंसी है। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ब्रैकेट में v अपॉन v माइनस vs, ये किस केस में है, जब आपका सोर्स मूव कर रहा है और लिसनर स्टेशनरी है। तो देखो लिसनर स्टेशनरी है तो इसके लिए केवल हमने v लगाया, और सोर्स क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो देखो लिसनर स्टेशनरी है, सोर्स मूव कर रहा है, देखो सोर्स मूव कर रहा है तो ये हो गया v माइनस vs। सोर्स मूव करेगा, नीचे रखेंगे और माइनस का साइन लगाएंगे। अब देखो सोर्स स्टेशनरी है और लिसनर मूव कर रहा है, लिसनर मूव करेगा तो किसका साइन आएगा, प्लस का आएगा, और इसको क्या रखेंगे, ऊपर रखेंगे। तो v प्लस वी एल डिवाइडेड बाई एल। v क्या है, वो मटेरियल की वेलोसिटी है जिस मटेरियल में वो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, और वी एस क्या हो गया, यहाँ पे सोर्स की वेलोसिटी है, वी एल क्या है, लिसनर की वेलोसिटी है, जिस तरीके से वो ट्रैवल कर रहा है। जो ट्रैवल कर रहा है उसी की तो वेलोसिटी लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे सोर्स मूव कर रहा है तो सोर्स की वेलोसिटी है, यहाँ पे लिसनर मूव कर रहा है तो लिसनर की वेलोसिटी है। तो आई थिंक सो ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा, ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अब इसके बाद आता है कि अगर सोर्स और लिसनर दोनों ही मूव कर रहे हैं, तो देखो सोर्स मूव कर रहा है, लिसनर भी मूव कर रहा है। यहाँ पे सोर्स के लिए माइनस का साइन आता है और जो लिसनर है उसके लिए प्लस का साइन आता है। सोर्स को नीचे रखते हैं, लिसनर को ऊपर रखते हैं, तो एन इक्वल टू एन नॉट, ब्रैकेट में v प्लस माइनस वी एल अपॉन v प्लस माइनस वी एस। अब ये प्लस माइनस का मतलब
मतलब क्या है, हमें ये देखना है कि किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब देखो सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों ही एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये तो सिंपल सा कंसेप्ट था कि लिसनर ऊपर है तो V प्लस VL और सोर्स भी इस साइड मूव कर रहा है, दोनों एक दूसरे के साइड V माइनस VS। अब देखो कंसेप्ट थोड़ा सा अपोजिट हुआ, सोर्स एंड ऑब्जर्वर दोनों क्या है, रिसाइड कर रहे हैं दोनों एक दूसरे से, मतलब दोनों ही एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो देखो V प्लस VL तो ऊपर ही रहेगा, ठीक है, यहाँ पे VL से कर दो, एक ही बात है, ठीक है, नीचे VS ले आओ, ऊपर VL आता है नीचे VS आता है, ठीक है, V माइनस VL अपॉन V प्लस VS। अब मैं आपको साइन समझाती हूँ कैसे आया। अब देखो दोनों अपोजिट कर रहे हैं, लिसनर और सोर्स दोनों को एक दूसरे की तरफ जाना था तब ये प्लस माइनस था, बट अब ये दोनों एक दूसरे से अलग जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, V माइनस, प्लस की जगह माइनस का आ गया, और जो ये सोर्स है इसके लिए प्लस का आ गया, तो V प्लस VS इफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर रिसाइडिंग फ्रॉम ईच अदर। वंस अगेन अब नेक्स्ट चलते हैं, तो देखो मैंने वंस अगेन ये जो एरो डायग्राम में बनाया, सोर्स के लिए माइनस का साइन आएगा और जो लिसनर है ऑब्जर्वर है उसके लिए प्लस का साइन आएगा। ओके, तो ऊपर तो यही होगा V VL और नीचे सोर्स आएगा V BS। अब देखो दोनों क्या कर रहे हैं, सोर्स अप्रोचिंग एंड ऑब्जर्वर रिसाइडिंग, तो जो सोर्स है ये तो अप्रोच कर रहा है, ये तो इधर ही जा रहा है, और जो ऑब्जर्वर है वो रिसाइड कर रहा है, वो दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है। तो सोर्स के लिए तो सेम रहेगा V माइनस VS, क्योंकि वो तो सही डायरेक्शन में है। डायरेक्शन किसका चेंज हुआ, ऑब्जर्वर का, तो इसके लिए हमने लगा दिया माइनस का साइन, V माइनस VL, जो लिसनर है उसका साइन, तो जिसने चेंज किया है केवल उसी का साइन चेंज करेंगे। इन द सेम वे ऑब्जर्वर अप्रोचिंग एंड सोर्स रिसाइडिंग, अब ऑब्जर्वर अप्रोच कर रहा है, मतलब ऑब्जर्वर का साइन सही है तो ऑब्जर्वर के लिए V प्लस VS ही लिया, एंड सोर्स का साइन गलत हो गया, सोर्स रिसाइड कर रहा है तो वो साइन चेंज हो गया, तो ये हो गया V प्लस VS। ओके, तो अगर आप लोग इसे याद करेंगे तो हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो जाए, बट अगर अपनी कोई ट्रिक बना के करेंगे ना तो इसमें कभी कंफ्यूजन होगा ही नहीं। तो आई विल सजेस्ट एरो डायग्राम के थ्रू या फिर आप लोग की कोई भी ट्रिक है उससे बना के न्यूमेरिकल करना, तो इसका कंफ्यूजन नहीं होगा। वंस अगेन वी विल रिवाइज द फॉर्मूला। तो देखो सबसे पहले हमने दो फार्मूला पढ़े जब एक जना मूव कर रहा है और एक जना स्टेशनरी है, मतलब सोर्स मूव कर रहा है या लिसनर स्टेशनरी है, या फिर लिसनर मूव कर रहा है और सोर्स स्टेशनरी है, दोनों में से कोई भी केस है तो ऑफ कोर्स हम केवल एक ही जगह प्लस माइनस करेंगे। तो एज यू कैन सी सोर्स के लिए माइनस किया और यहां पे जो लिसनर है उसके लिए प्लस किया, लिसनर ऊपर है सोर्स नीचे है, ऊपर क्या आ गया V, इधर नीचे क्या आ गया V, तो अदर थिंग्स आर सेम। अब यहां पे अगर दोनों की दोनों मूव कर रहे हैं तो दोनों ही ऊपर प्लस माइनस में आएंगे। अगर सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों ही एक दूसरे की साइड मूव करेंगे या दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो उस तरीके के केसेस लेके आपको प्लस और माइनस का साइन लगाना है। तो आई एक्सप्लेन यू इन द डिटेल। एक बार अगर आपको समझ नहीं आया तो फिर से वीडियो को पॉज करके देख लेना। एंड अभी हम क्या करते हैं, इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, तो इससे आपके इस कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो नाउ यू कैन सी व्हेन सोर्स ऑफ साउंड मूव्स टुवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। तो देखो अभी क्या कर रहा है, जो साउंड ऑफ सोर्स है वो मूव कर रहा है, स्टेशनरी है क्या है, ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर स्टेशनरी है और सोर्स क्या है वो मूव कर रहा है। तो अब इसके लिए अगर एक जना स्टेशनरी है तो इस टाइप का फॉर्मूला आएगा, सोर्स मूव कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे सोर्स की वेलोसिटी लगेगी एंड इसके लिए फॉर्मूला क्या है, n इक्वल टू n नॉट अपॉन v माइनस vs। तो ठीक है, सोर्स नीचे आता है एंड इसके लिए माइनस का साइन आता है, तो दैट्स व्हाई वी यूज दिस फॉर्मूला। अब आगे ये पूछा है कि अच्छा ऐसा कोई केस है व्हेन सोर्स ऑफ साउंड मूव्स टुवर्ड्स अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर द वेवलेंथ ऑफ साउंड रिसीव्ड बाय हिम। तो वेवलेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो नाउ यू कैन से कि अभी यहां पर क्या होगा, ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है और यहाँ पे सोर्स क्या है, स्टेशनरी ऑब्जर्वर के पास में आ रहा है, तो आप कुछ ना कुछ क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी, तो वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी, और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। दिस इज द कंसेप्ट। और अगर आप इसको बिना फॉर्मूले के भी आंसर दे सकते थे, किस तरीके से कि भाई देखो सोर्स है साउंड का, वो ऑब्जर्वर के पास में आ रहा है, तो भाई साउंड तेज सुनाई देगी ना, तो दैट मींस फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई, और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई तो वेवलेंथ क्या हुई, डिक्रीज हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अ सोर्स ऑफ साउंड इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर। तो देखो फॉर्मूला देखो, अ सोर्स ऑफ साउंड इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वर क्या है, स्टेशनरी है, ओके, और सोर्स ऑफ साउंड क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, तो दिस इज द सेम फॉर्मूला, n इक्वल टू n नॉट v अपॉन v माइनस vs। अब आगे क्या गिवन है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड heard by the observer is of 3 times the original frequency। ओके, तो जो ये यहां पे देखेंगे, अगर जो ऑब्जर्वर है
जो ऑब्जर्वर की फ्रीक्वेंसी को एन बोलते हैं, जो ऑब्जर्व कर रहा है उसको एन बोलते हैं, और सोर्स है, सोर्स को बोलते हैं एन नॉट, यही बोलते हैं, सोर्स को बोलते हैं एन नॉट, और यहां पे जो ऑब्जर्वर है उसको बोलते हैं एन। ओके, अब देखो आगे क्या गिवन है, आगे ये गिवन है द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड हर्ड बाय द ऑब्जर्वर इज ऑफ 3 टाइम्स द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। ओके, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के 3 टाइम्स है, तो मैं मतलब यहां पे 3 का मल्टीप्लाई कर देती हूं, तो यहां पे एज यू कैन से एन बाई एन नॉट का क्या रिलेशन हो गया, यहां पे 3। एज यू कैन सी द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड heard by the observer is of 3 times the original frequency। ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के 3 टाइम्स है, तो यहां पे मैंने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी पे। ओके, तो नाउ यू कैन सी n बाई एन नॉट की वैल्यू क्या हो गई 3, ये एक रिलेशन मिला, n इक्वल टू 3 एन नॉट है, ठीक है, इस तरीके से आपको रिलेशन होगा, तो ये n बाई एन नॉट क्या हो जाएगा 3। ओके, ये क्या बचा v अपॉन v माइनस vs। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज v मीटर पर सेकेंड। ओके, द स्पीड ऑफ सोर्स, अब जो स्पीड ऑफ सोर्स है, मतलब अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, स्पीड ऑफ सोर्स मतलब vs को कैलकुलेट करना है। ओके, और जो साउंड की वेलोसिटी है उसको v लिया है, उसको कोई वैल्यू नहीं दी है, तो हम क्या करते हैं vs को कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे ये 3 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3v माइनस 3vs इक्वल टू v, यहाँ पे 3v माइनस v इक्वल टू 2v, और ये माइनस 3v इधर गया तो ये रह गया 3vs, तो vs कितना मिला 2v अपॉन 3, तो ये आ गई सोर्स की वेलोसिटी दैट इज 2v अपॉन 3, तो यहाँ पे a विल बी द राइट आंसर। ओके, तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। when the observer move towards the stationary source with velocity v1। ओके, तो देखो अब थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे अब ऑब्जर्वर मूव कर रहा है इन द स्टेशनरी सोर्स, तो ऑब्जर्वर जब भी मूव करता है तो उसको हम 1 लेके ऊपर लेके चलते हैं, तो ये हो गया n इक्वल टू एन नॉट। एन किसकी फ्रीक्वेंसी है, ऑब्जर्वर की, एन नॉट क्या है, सोर्स की है, और ऑब्जर्वर जब भी मूव करता है तो वो ऊपर रहता है, तो ये हो गया v प्लस b है, क्योंकि वो ऑब्जर्वर है, लिसनर है, और नीचे आ गया v, क्योंकि जो सोर्स है वो स्टेशनरी है तो उसको छोड़ दिया। अब आगे ये बोला है द एपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड नोट इज f1। अब देखो यहाँ पे कंडीशंस थोड़ी सी चेंज कर दी है, कंडीशंस थोड़ी सी चेंज करती है, बस देखो कंडीशंस में क्या है, एक दूसरे की तरफ मूव करना जरूरी है। अभी ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, स्टेशनरी सोर्स की तरफ मूव कर रहा है, तो जो उसकी वेलोसिटी है वो क्या है, v1 है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी से मूव कर रहा है vl की जगह हमने क्या पुटअप कर दिया, v1 पुटअप कर दिया, और जो फ्रीक्वेंसी है एमिटेड नोट की, और वो जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है दैट इज f1। ठीक है, सोर्स की फ्रीक्वेंसी को फिर हमने f एज्यूम कर लिया, ठीक है, एन नॉट की जगह n1, n की जगह दे दिया है f1, तो n नॉट ले लो या f ले लो, या फिर जिस तरीके से वैल्यूज गिवन है ऑफकोर्स हमें उसी तरीके से लेना पड़ेगा। अब आगे क्या गिवन है, व्हेन द ऑब्जर्वर मूव्स अवे फ्रॉम द सोर्स विद वेलोसिटी। अब देखो सोर्स तो स्टेशनरी है, सोर्स स्टेशनरी है, बट वो क्या कर रहा है, वो सोर्स की तरफ नहीं आ रहा, सोर्स से दूर जा रहा है, वो सोर्स से दूर जा रहा है, तो अपोजिट हो गया, तो यहां पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, तो f2 इक्वल टू f v माइनस v1 डिवाइडेड बाय v, क्योंकि इसने ये बोला है कि v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वेलोसिटी उसने चेंज नहीं करी बट डायरेक्शन चेंज कर ली, तो प्लस की जगह क्या आ गया, माइनस का साइन। तो एरो के साइन का खास तरीके से ध्यान रखो, अगर एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तब तो इधर सोर्स के लिए प्लस का साइन, और सोर्स के लिए माइनस का साइन, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, सोर्स के लिए माइनस का साइन, ऑब्जर्वर के लिए प्लस का साइन, और अगर अपोजिट होंगे तो फिर इधर माइनस और इधर प्लस। ओके, अभी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ठीक है, तो इधर आ गया माइनस का साइन, मतलब सोर्स स्टेशनरी है, ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, दोनों को डिवाइड किया f1 बाय f2, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या रिलेशन फाइंड आउट करना है, v बाय v1 का, और आगे ये गिवन है कि f1 बाय f2 का रेशियो कितना है, 2 है, ये गिवन है f1 बाय f2 का रेशियो 2 है, एंड आपको कैलकुलेट करना है v बाय v1 का। तो f1 बाय f2 कैसे मिलेगा, जब आप दोनों को डिवाइड करोगे, तो दोनों को डिवाइड कर दिया, f से f कैंसिल आउट हो जाएगा, v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, f1 f2 क्या मिले आपको, v प्लस v1 डिवाइडेड बाय v माइनस v1। ओके, f1 बाय f2 इज इक्वल टू 2, ये हमें इक्वेशन मिली, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2v माइनस 2v1 इक्वल टू v प्लस v1। अब यहाँ पे 2v है, इधर प्लस v है, इधर आया तो v बचा, इधर गया माइनस 2v1, v1 के साथ में तो ये हुआ 3v1, तो v बाय v1 कितना हुआ 3, तो दैट मीन्स बी ऑप्शन इज राइट। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। द ऑब्जर्वर इज मूविंग विद वेलोसिटी v नॉट towards the stationary source of sound and then after crossing moves away from the source with velocity v। तो देखो सेम केस, सेम टाइप ऑफ न्यूमेरिकल है जो रिपीट हो रहा है बार बार, और
अगेन यहाँ पे क्या गिवन है, देखो केवल वेलोसिटीज की वैल्यूज चेंज कर दी, वैल्यूज भी क्या केवल टर्म्स चेंज कर दी, अदरवाइज द क्वेश्चन इज टोटली सेम। ओके, अभी क्या कर रहा है ऑब्जर्वर, वी नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सोर्स दिस स्टेशनरी, सोर्स क्या स्टेशनरी है, तो फॉर्मूला क्या हो गया n1 इक्वल टू एन वी प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाय वी। ओके, अब आगे क्या पूछा है, एज्यूम दैट आगे एंड देन आफ्टर क्रॉसिंग मूव अवे फ्रॉम द सोर्स। तो पहले तो क्या था, ये कहां पे आ रहा है, सोर्स की तरफ आ रहा है, तो हमने प्लस वी नॉट वाला फॉर्मूला ले लिया। अब ये दूर जा रहा है, अब ये क्या कर रहा है, सोर्स से दूर जा रहा है, तो क्या हो गया n2 इक्वल टू एन वी माइनस वी नॉट divided by v। okay, अब आगे क्या बोला है, if v is the velocity of sound and is the frequency emitted by the source then the difference between apparent frequency heard by the observer। तो ये जो आपको दोनों frequencies मिल रही हैं इनका डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो आप माइनस कर दो, n अपॉन v इज कॉमन, v प्लस वी नॉट माइनस v प्लस वी नॉट, तो माइनस किया है तो इधर माइनस आ गया, इधर प्लस आ गया, v से v कैंसिल आउट हुआ, कितना बचा 2v नॉट, तो हमें क्या मिला आंसर 2nv नॉट डिवाइडेड बाय v। तो दैट मींस ए ऑप्शन इज राइट। तो सेम फॉर्मूला सेम क्वेश्चन, केवल एक में डिवाइड करना है, एक में सब्ट्रैक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अ सोर्स ऑफ साउंड s इज मूविंग विद अ वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड, जो सोर्स की वेलोसिटी है वो 50 मीटर पर सेकेंड है, टुवर्ड्स अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर, और जो ऑब्जर्वर है अब वो स्टेशनरी है, ऑब्जर्वर स्टेशनरी है। वंस अगेन केवल इतना ध्यान रखना है, ऑब्जर्वर के लिए प्लस का साइन, सोर्स के लिए माइनस का साइन, अगर एक दूसरे से मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, सोर्स मूव कर रहा है, तो n1 इक्वल टू n नॉट वी अपॉन वी माइनस वी एस, सोर्स के लिए माइनस का साइन आता है अगर वो स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरह मूव करता है। द ऑब्जर्वर मेजर्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स एज 1000 हर्ट्ज। अब इसने क्या बोला है कि जो ऑब्जर्वर है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पे 1000 हर्ट्ज, तो मतलब ऑब्जर्वर, दिस इज फॉर सोर्स, एन नॉट इज फॉर सोर्स, n1 यहाँ पे जो ये है वाली टर्म वो किसके लिए, ऑब्जर्वर की है, क्योंकि देखो टर्म्स बार बार चेंज हो सकती है, आप n नॉट लो, n1 n नॉट लो, बट इधर जो आएगी लेफ्ट हैंड साइड में वो क्या है ऑब्जर्वर, और जो n नॉट है दैट इज फॉर सोर्स, यहाँ पे सोर्स के साथ। तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है उसकी फ्रीक्वेंसी है 1000 हर्ट्ज। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, व्हाट विल बी द एपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स when it is moving away from the observer after crossing। अब इस केस में गिवन है कि भाई उस केस में क्या होगी जब इससे दूर जाएगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, तो n2 इक्वल टू n नॉट v अपॉन v प्लस वी एस, यही होगा। दोनों को डिवाइड करेंगे, जब दूर जाएगा तो उसका फॉर्मूला ये हुआ, दोनों को डिवाइड कर दिया, आपको मिला, आपको सेकंड केस में फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो ये हुआ 1000 v माइनस वी एस अपॉन v प्लस वी एस। तो देखो दोनों वेलोसिटीज कौन कौन सी है, तो सोर्स की वेलोसिटी यहाँ पे 50 मीटर पर सेकेंड गिवन है, एंड जो साउंड की वेलोसिटी है दैट इज 350 मीटर पर सेकेंड। तो 350 माइनस 50 300, 350 प्लस 50 400, आगे को सॉल्व किया, जीरो से जीरो कैंसिल आउट किया, आपको क्या मिला 3000 बाय 4, दैट मीन 70 हर्ट्ज इज योर आंसर। ओके, तो एक ही टाइप के क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहे हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैन इज वॉचिंग 2 ट्रेन्स, वन लिविंग एंड द अदर कमिंग इन विद इक्वल स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड। ओके, एक मैन है, अब जो ये मैन है वो क्या हो गया, ऑब्जर्वर हो गया, ठीक है, और सोर्स मूव कर रहा है, अगेन सोर्स मूव कर रहा है, तो दोनों की दोनों इक्वल स्पीड से ट्रेन ट्रैवल कर रही है, बट एक लीव कर रही है और एक पास आ रही है, ठीक है। तो जो एक के केस में जो सोर्स की तरफ आ रही है उसके लिए फॉर्मूला हो गया n2 इक्वल टू n नॉट ब्रैकेट में v अपॉन v माइनस वी एस, with arrow sign I explain to you, and in the same way जो दूर जा रही है तो n1 इक्वल टू n नॉट ब्रैकेट में v अपॉन v प्लस वी एस। ओके, अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है, द नंबर ऑफ बीट्स हर्ड बाय मैन। ओके, हमें नंबर ऑफ बीट्स कैलकुलेट करनी है। नंबर ऑफ बीट्स क्या होती है, केवल फ्रीक्वेंसी डिफरेंस, तो n1 माइनस n2 को सॉल्व करना है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब आपको v की वैल्यू पता है, vs की वैल्यू पता है, n नॉट की वैल्यू पता है, अब सारी वैल्यूज को पुटअप करोगे, सॉल्व करोगे एंड आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे डॉपलर इफेक्ट पे हमने किए। तो जो इस पूरे चैप्टर का न्यूमेरिकल वाइज जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज डॉपलर इफेक्ट, एंड इसके बाद जो हमने स्टार्टिंग में साउंड के क्वेश्चन किए वेलोसिटी पे बेस्ड, दैट इज v इक्वल टू अंडर रूट टी बाई एम, और v इक्वल टू एल लैम्डा, v इक्वल टू अंडर रूट में प्रेशर अपॉन डेंसिटी, तो दैट वाज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसपे बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं। तो आई विल सजेस्ट कि एक बार डॉपलर इफेक्ट न्यूमेरिकल अच्छे से कर लेना, वेलोसिटी पे बेस्ड अच्छे से न्यूमेरिकल कर देना, तो ये साउंड चैप्टर आप लोगों का बहुत इजी वे में हो जाएगा। ऑफ कोर्स दैट वाज द इजीएस्ट चैप्टर। आई होप सो आपको भी ये चैप्टर इजी लगा हो।
एंड वंस अगेन, अगर इस चैप्टर में कोई भी डाउट है या किसी भी टॉपिक पे कोई भी डाउट है तो यू कैन टेक्स्ट मी, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ऑफकोर्स हम उसका एक अलग वीडियो और बनाएंगे एंड देन उस प्रॉब्लम पे बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल और सॉल्व करेंगे और उस टॉपिक को मैं और इलेबोरेट कर दूंगी अच्छे से। बिकॉज ऑफ दिस इज जो 12th का पार्ट भी हमने लिया है, 11th का पार्ट भी लिया है, बट एमसीक्यूज ज्यादा है। ऑफकोर्स जैसे हम 11th 12th में पढ़ते हैं ना बहुत डिटेल के अंदर, इतना डिटेल में तो उसमें नहीं घुस सकते क्योंकि फिर एक ही चैप्टर को 8 to 10 आवर्स का टाइम लग जाएगा। एंड ऑफ कोर्स अभी हमारे पास टाइम लिमिट का बहुत क्रंच है, हमें फटाफट से सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। तो प्लीज डू हार्ड वर्क बेटा, आपको बहुत अच्छे से हार्ड वर्क करना है। एंड आई विल सजेस्ट कि एक बार अपनी 12th की बुक भी रिवाइज करते जाओ, ज्यादा टाइम नहीं है, रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करो, अभी एमसीक्यूज ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो। जितने एमसीक्यूज सॉल्व करोगे उतना ही कॉन्फिडेंस लेवल आप लोगों का पुट ऑन होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज गाइस टेक केयर ऑफ योर, क्योंकि अभी आप अच्छे से ध्यान रखिए अपना, सीजन चेंज हो रहा है, बहुत लोगों को सीजनल फीवर हो रहा है एंड इस टाइम पे अगर 1-2 दिन के लिए भी बीमार पड़ गए तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। एंड प्लीज गाइस सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, बाय ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।